जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। आखिरकार माली साल 2022-2023 का और शहबाज हुकूमत का पहला बजट आ चुका है। किस तरह का है ये बजट? हम लोगों ने कल भी एक प्री बजट ट्रांसमिशन की थी, उसमें मैंने आपसे यही गुजारिश की थी कि तवक्को यही की जा रही है कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ इस बजट में आवाम के लिए नहीं आ सकता, या कोई बहुत बड़ा इनकलाबी बजट इसको ना समझा जाए तो बेहतर होगा। और उसी तरह का एक मिक्स एंड मैच, एक मिला जुला सा, जिसमें अवाम के लिए कोई बहुत ज्यादा रिलीफ तो नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त मजबूरी है, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने का खदशा तलवार की तरह सर पे मंडला रहा है, तो इसलिए जो प्रेजेंट किया है बजट मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना ने, उन्होंने एक नॉर्मल सा एक मिक्स एंड मैच, एक काबिल कबूल, या जिसको ये कहा जाए कि IMF के लिए काबिल कबूल और IMF का कर्ज का प्लान हासिल करने के लिए एक बजट प्रेजेंट किया है, वो सामने आया है। लेकिन अब शहबाज हुकूमत के इस पहले बजट के सामने आ जाने के बाद अगले एक साल में, अगले एक माली साल में एक्सपेक्ट किया जाए, क्या किया जाए, खासतौर पे इमीडिएटली, क्या इस बजट के बाद महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा? क्या इस बजट के बाद पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस वगैरह वगैरह वो चीजें जो कि आम शहरियों के रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि उनमें मजीद महंगाई होगी, उनमें कीमतों में मजीद इजाफा होगा, और इसके बाद फिर अवाम कहां पर जाएंगे? उनके लिए इस बजट में क्या क्या चीजें जो है वो बेहतर हुई हैं और क्या चीजें हैं जो मजीद बेहतर हो सकती थी? क्या ये बजट कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बजट है? क्या कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस बजट के बाद लाई जा सकती हैं? इस बजट में अच्छी चीजें क्या हैं, इसकी खामियां क्या हैं, और आइंदा एक माली साल के लिए पाकिस्तान की मईशत का मंजरनामा क्या होगा? क्या इस एक साल में इस बजट के जरिए पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकेगा, या IMF के प्लान के सहारे ही, IMF की बैसाखियों और दोस्त ममालिक के कर्जे की बैसाखियों के तहत ही हम चलते रहेंगे? खासतौर पे एनर्जी सेक्टर, उसके हवाले से इस बजट में क्या क्या चीजें, तो आपकी आसान फहम के लिए, आपको समझाने के लिए, और इस बजट के बाद अवाम अब क्या तवक्कुआत कर सकते हैं, ये अवाम दोस्त है, बिल्कुल अवामी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रही हूं, बावजूद इसके कि हमारी ट्रांसमिशन में एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो कि बहुत दकीक और बहुत सकील किस्म के बड़ी हैवी टर्म्स यूज करते हैं इकोनॉमिक, बट आपकी आसानी के लिए कि ये बजट शहबाज हुकूमत का पहला, ये अवाम दोस्त है या नहीं है, इसी हवाले से जनाब ट्रांसमिशन में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ट्रांसमिशन को ओपन करते हैं सवाल जवाब के लिए। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हारून शरीफ, मुल्क के मशहूर और मारूफ माहिर मुआशियात हैं, और मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है शकील रामे, मशहूर और मारूफ माहिर मुआशियात हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इको सिविलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हारून शरीफ साहब, योर टेक, हाउ डिड यू फाइंड दिस बजट टू बी? ये एक अच्छा बजट है, एक बुरा बजट है, या एक 50-50 किस्म का बजट है, और इसके बाद अवाम के लिए तवक्कुआत क्या होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया गरीबा। देखिए, पहले तो एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की बात है कि जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम के अंदर होता है तो बजट उस फ्रेमवर्क के तहत बनता है। हमारे पास ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है, इस हुकूमत के पास भी फ्रीडम नहीं थी, तो उनको IMF की ट्रांच, जैसे आपने अपने इब्तदाइया में कहा, वो लेने के लिए कुछ टैक्सेस बढ़ाने की बात हुई, उनको सब्सिडीज खत्म करने की बात हुई, और जो जो उनकी पावर सेक्टर के अंदर रैशनलाइजेशन की बात थी, वो सबको उसको डालना पड़ा। दूसरी चीज ये है कि ये बजट जो है, इसको हम इकोनॉमिक्स की टर्म में, मैं इसको आसान करता हूं, जिसको हम फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा कि हमने जो हमारा GDP ग्रोथ का टारगेट है उसको तकरीबन 6% से 5% की बात की है, तो उसको घटाने के लिए हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं। इसको कोई एक्सपेंशन या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लिंक बजट नहीं बना पा रहे। ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखें कि जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है फेडरेशन का, तो जो टोटल इन्होंने टारगेट रखा है तकरीबन 9 ट्रिलियन या 9 खरब, 9.5 खरब का जो बजट है, उसके अंदर से जब हम सूबों को दे देते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो तो 4,398 अरब या 4.39 ट्रिलियन बचता है, और जो हमारे खर्चे हैं वो 9 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑन द रिसीवेबल साइड, कि वो पैसा कहां से आएगा जो तकरीबन हमारा 5 ट्रिलियन का खसारा आएगा। जहां मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है कि उस खसारे को हमने बिजनेस एज यूजुअल में दिखाया है,
मेरा ख्याल था कि हम कोई बात करेंगे कि हम इसको 3 हिस्सों में करेंगे, लोन घटाएंगे, हम कुछ इन्वेस्टमेंट लाएंगे अपने एसेट्स बेचकर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को लेट्स से हम प्राइवेट मैनेजर्स को दे देंगे ताकि हमारे लॉसेस घट सके, ताकि हमारा जो बर्डन है खसारे का, और सबसे ज्यादा कि हम अपना खर्चा कम करेंगे। अगर आप देखें बजट का आउटले 12% बढ़ गया है, जो कि इन्फ्लेशन से तो मैच करता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन स्टेट का एक्सपेंडिचर में मुझे कोई ड्रास्टिक कट नहीं दिखाई दिया, जो कि मैं कर रहा था कि और बावजूद इसके, इस सब चीजों के बावजूद, मुश्किल हालात, मुश्किल फैसलों के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। इसको आप जस्टिफाइड समझते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन तो इस वक्त जो भी फिक्स्ड इनकम वाला पेंशनर भी है, तनख्वाहदार भी है, उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं एक्चुअली सपोर्ट करता हूं कि इन्फ्लेशन से मैच करके आप कैश जो है बढ़ा दें। जहां मेरा इख्तलाफ है और संजीदा है कि आप जब तनख्वाह को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर पर्क्स का एलिमेंट नहीं लेते हैं। सरकारी मुलाजमीन की मेरी एक सेफ जजमेंट में हायर ग्रेड्स में तनख्वाह से 3 से 5 गुना उनके पर्क्स हैं। हमें उन पर्क्स को बिल्कुल रैशनलाइज करने की जरूरत है। वो कारें रखते हैं, जो ट्रैवल अलाउंस भी लेते हैं, वो 300-300 लीटर उनको फ्यूल भी मिलता है, बिजली का बिल भी पे होता है। बल्कि मेरा जो एक छोटा सा एक्सटेंट था उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, अखबार तक का खर्चा, एक बैटमैन का खर्चा, सब सरकार देता है। इन एडिशन टू कि आपको घर दिया जाता है जिसका आप किराया नहीं देते। सो मेरा ख्याल है कि ये पास ऑन करना सारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर टू ए कॉमन पर्सन और सरकार के पर्क्स को ना काटना एक ज्यादती है, क्योंकि इस वक्त दूसरा हुकूमत का साइज जो है, मेरा ख्याल था हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे कि हमने कुछ वजारतें कम कर दी हैं और सूबों को हम पास ऑन कर रहे हैं चीजें। जैसे ये कामयाब जवान प्रोग्राम था खान साहब का, इसको उन्होंने यूथ प्रमोशन प्रोग्राम का, यूथ का सब्जेक्ट सूबों का है, तो सरकार की एलोकेशन की बजाय अगर हम उनको यूज करें तो रैशनलाइजेशन हो सकती थी। तो मिक्स्ड है, लेकिन मुझे जो डर ये है कि फिक्स्ड इनकम लोगों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्फ्लेशन का प्रेशर, हाई इंटरेस्ट रेट का प्रेशर, बिजली और यूटिलिटीज के फ्यूचर में बढ़ने का प्रेशर, अगर हमारी कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल नहीं कम होती हैं तो वो आपका खाने पीने की इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी 20% को क्रॉस कर चुकी है, उसका प्रेशर बहुत सीवियरली पिंच करेगा और लोग इन्फ्लेशन के हवाले से डिस्कशन को थोड़ा सा मजीद आगे भी बढ़ाएंगे, आगे चल के बात करेंगे। बट शकील रामी साहब, आपको कैसा लगा ये बजट? इज इट एन ओके बजट? इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था? और इस बजट के आने के बाद अगले एक फिस्कल ईयर के लिए आपको पाकिस्तान का इकोनॉमिक आउटलुक इस बजट के सामने रखते हुए क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर इसको हम आसान जुबान में देखूं मैं तो ये लगता यही है कि कर्ज कैसे वापस करना है और कर्ज लेना कैसे है। यानी कि अभी जो हारून साहब बात कर रहे थे कि हम उसके फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं IMF के, तो उनके पास स्पेस नहीं है खेलने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना कि स्पेस होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। मगर इसमें जो जगह हैं कि जहां पर वो ले सकते थे बहुत सारे, यानी कि इनोवेटिव स्टेप ले सकते थे। अब देखें, अभी हम बात करते हैं स्टेट और एंटरप्राइजेस की। मेरा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें स्टेट और एंटरप्राइजेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू की जरूरत होती है। सिर्फ टैक्स से आप मुल्क नहीं चला सकते। जिस तरह बात करते हैं, आप देखें जितना भी आपको जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, जब बिजनेस ग्रुप ग्रो होते हैं तो सबसे पहले डिमांड ही आपसे वो ये करना शुरू कर देते हैं कि आप हमें टैक्स में रिलैक्सेशन दें, नहीं तो दुनिया की मार्केट ओपन है हमारे लिए। अच्छा, तो स्टेट को जो होता है उसको बहुत सारी चीजों को लेके चलना है। स्टेट ने उसके एजुकेशन की बात करनी है, हेल्थ की बात करनी है, इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, मार्केट लिंकेजेस की बात करनी है। वो तो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, वो तो स्टेट को ही करना पड़ता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू पे जनरेट कहां से होता है और कहां हो सकता था, जो कि इस बजट में नहीं हुआ? अभी ये जो अभी इन्होंने टैक्स रेवेन्यू रखा है 7004 बिलियन रुपीस, ये अचीवेबल है? देखें, अभी आज भी एक स्टोरी पब्लिश हुई है शहबाज राना की, शायद आप लोगों की नजर से गुजरी है। तो उसने कहा लास्ट ईयर हमने 1.7 ट्रिलियन की हमने एग्जम्पशंस दी है कॉर्पोरेट सेक्टर और लीड क्लास को पाकिस्तान की। आप देखें, अगर हमारा इस साल का जो रेवेन्यू टारगेट है वो 6 ट्रिलियन है, अगर 1.7 उसमें शामिल कर लें तो ऑलरेडी हम 7.6 पे बैठे हुए हैं। असल में जो प्रॉब्लम है ना, जो हम बात करते हैं कि जब एक साइड पे तो ये था कि हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करनी थी, दूसरी साइड पे जो इस तरह की सब्सिडीज दे रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? हम पैसा लेके आगे दे रहे हैं।
मगर अब देखिए जो लास्ट हम देखते हैं कोविड-19 के इरा में हमें IMF से पैसे मिले 2021 में 2.5 बिलियन मिला उस मद में, इससे पहले मिले, वर्ल्ड बैंक से मिले। हमने उसको क्या किया, हमने मुख्तलिफ किस्म की यानी कि लोगों को असास प्रोग्राम के थ्रू फ्री में पैसा दे दिया। कैश ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो काम ना कर सकते हो। बाकी जो लोग हैं उनको पैसे दें, आप उनसे काम लें, आप जिस तरह का भी काम लें। मतलब मैं भी यानी कि आप एहसास प्रोग्राम या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ हैं? नहीं, पूरे प्रोग्राम के नहीं, मतलब उसमें तलीम के जो है वजीफे हैं वो उसमें ठीक है, उसमें जो एक दो चीजें जो ठीक है। मैं देखिए मैं आपको मिसाल 2000 रुपए जो भी गवर्नमेंट ने देना शुरू किया है पेट्रोल डीजल के, इस तरह की देखिए सब्सिडी की इस तरह की टारगेटेड दें जिनको जरूरत है फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं। देखिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस बजट में मेरा ख्याल कहता है कि 324 बिलियन रुपया ने रखा हुआ है। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, कुछ पैसा पहले मेरा ना मैं भावलपुर में जाने में हुआ अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए, उनसे मैं बात कैसे चल रहा, कहता है हमें ना इस दफा कपास चुनने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। मैंने क्यों, कहते जो ट्रेडिशनल चुनते थे वो कहते मैं घर बैठे 12,000 मिल रहा, हम क्यों काम करें। आपने मार्केट को दो तरह डिस्टॉर्ट किया, एक तो लोगों की काम करने की आदत को हटा रहे हैं, दूसरा मार्केट में उसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को काम करने की आदत डालें, फकीर बन के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप उसको टैग करें। मैम चाइना की सारी दुनिया मिसाल देती है जी, उन्होंने जीरो पॉवर्टी कर दिया। उनकी 95% जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो इंडस्ट्री लिंकेज और एम्प्लॉयमेंट से जनरेट हुई है। और जो 5% वो लोग थे जो जहां बच्चे थे, जहां बहुत बूढ़े थे या डिसेबल थे जो काम नहीं कर सकते थे, इस तरह के लोगों को कैश ट्रांसफर होता है। मगर इस तरह का ना ब्लैंकेट जनाब सबको देना भी, आप काम टैग करें। एक तरह जो सस्टेनेबल सोर्स होता है वो आपका होता है कि आप काम से आगे लेके चलें। इस तरह देखिए डुप्लीकेशन आती है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी स्कॉलरशिप्स हैं, बच्चों के लिए भी हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं, और तरह के भी हैं, यूथ प्रोग्राम में भी हैं। अब जिस तरह भी हारून साहब कह रहे थे वो सूबों को दे दो, आपने जो करना चाहते हैं वो उसके थ्रू कर लो। फिर आप SDG सेक्रेटरीट को देखें, उसके भी कोई नए बजट आता है। मतलब लास्ट ईयर जो इनकी PML की गवर्नमेंट थी तो लास्ट ईयर में इनको बहुत ज्यादा पैसा दे दिया था। तो आपको जब फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है तो आपको उसको क्या कहते हैं कि एक वाइज स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। बिल्कुल नहीं, अभी इस गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम जो अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 1.3 ट्रिलियन से हम 2 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। कैसे फिजिबल है वो, कैसे, या चीजें बेचेंगे? चीजें बेचना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, अब देखिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कहते हैं कि आप बेच दें। अब मुझे बताएं, दुनिया का कोई बिजनेसमैन किसी लॉस मेकिंग एजेंसी को खरीदेगा? कोई बिजनेसमैन मुझे बताया कि जिसको पता हो ये एक लॉस मेकिंग एंटिटी है, इसने लॉस में ही रहना है, तो कोई बिजनेसमैन खरीदेगा? इसका क्यों खरीदना चाहते हैं लोग? स्टील मिल की मिसाल ले लें, हमारे जो सेक्टर अभी हो रहा है स्टील में, एक कंस्ट्रक्शन बूम आया है, उसमें स्टील चाहिए। हमें ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, उसमें क्या स्टील चाहिए। हमें जो इंडस्ट्री लगेगी उसमें चाहिए होगा। ML1 बनानी रेलवे लाइन जो एक साइड से दूसरे साइड, उसमें चाहिए होगा। इसलिए दुनिया बाहर के मुल्क के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं स्टील के, वो पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं और अपनी हम बेचना चाहते हैं कि और इतने सालों से वो चल भी नहीं रही, आप उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। इसका मतलब मसला कहीं और है, मसला उस चीज में नहीं है। मैं ऐसे ही है, अगर ड्राइवर आपकी गाड़ी कहीं मार देता है कि आप गाड़ी को कहते हैं गाड़ी नहीं हम नहीं रखनी, क्या ड्राइवर को नहीं रखना? आप ड्राइवर को चेंज करते हैं, ये ड्राइवर सही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसका सॉल्यूशन क्या है? जी गवर्नेंस है, मैनेजमेंट। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट थी या दूसरी जानी कि मिलिट्री एलीट थी, इन्होंने इन सारी एंटिटीज को अपने लॉयलिस्ट से इन्होंने स्टफ कर दिया, मेरिट पे गई नहीं। अब जो पार्टी आती है, मतलब PIA की मिसाल ले लें, उसमें आपको नजर आता है यानी कि जहां पर एक बंदा होना चाहिए तो 7-7 बंद, इससे भी ज्यादा लोग हैं। इस तरह से आपने इसको इकोनॉमिक रैशनल से नहीं चलाया। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तो आपको वोट मिल जाता है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी इन्फ्लेशन झेलना पड़ती है, आपको ये कर्जे मांगना पड़ते हैं। अल्टीमेटली आप वो भी बंद करनी पड़ती है और मुसीबत भी उठानी पड़ती है। इसलिए वाइज स्ट्रेटेजी यही है, आप उसको बिजनेस रैशनल से चलाएं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड वेरी वैलिड पॉइंट। हारून शरीफ साहब, कमिंग टू यू, जो इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे थे, इस बजट में टारगेट रखा गया 11% पे, जबकि इस वक्त भी स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक और बाकी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के मुताबिक इस वक्त भी 13 to 14% पे ट्रेड एंड फ्लोट कर रही है इन्फ्लेशन, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन। तो ये जो 11% की रखी है इन्होंने टारगेट, क्या ये अचीवेबल है? किस तरह से इन्फ्लेशन कैसे कम हो सकती है? और क्या इस बजट के बाद आप दोबारा देखते हैं कि पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस वगैरह वगैरह की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी? जी, एक तो क्विक कमेंट, जो पहले डिस्कशन हो रही थी और शकील भी कह रहे थे, कमेंट ये है कि हम एक लीकी बकेट होती है, आप उसके अंदर बार बार अगर पानी डालते जाएंगे तो वो उसको होल्ड नहीं करती है।
सो मैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के बेचने की बात नहीं कर रहा था। अगर आप सुने, मैं कह रहा था कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट प्रोफेशनल्स को कर दें, ताकि सरकार का तो टाइम बचे, क्योंकि वो एक काम नहीं कर पा रहे। और हम क्यों उनको दोबारा कह रहे हैं कि आप ठीक कर ले, वो नहीं कर पाएंगे। मैं 30 साल से देख रहा हूं, तो ये तो एक बात बड़ी क्लियर है। दूसरी चीज आप ये इन्फ्लेशन के ऊपर देखिए, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर ज्यादा इस तरह आ रहे हैं कि हमारा इन्हिसार, हम देखें, पहले तो आप अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हमारी मईशत तकरीबन 60% सर्विसेज है, ठीक है जी, और हमारी मईशत में 22% ज़राअत है कि 19% सनत है। तो सर्विसेज का मतलब है हम एक ट्रेडिंग नेशन है, हम इंपोर्ट करके बेचते हैं, क्योंकि सर यहाँ इंडस्ट्री तो बना नहीं रही। तो हमारा एक तो इन्हिसार इंपोर्ट पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसेंशियल आइटम जो हैं, दालें हैं, गंदम है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा ये जो यूटिलिटीज और तेल वगैरह पे इन्हिसार है, 17 बिलियन डॉलर हमारा ऑयल की इंपोर्ट का बिल पहुंच गया है। अब इसका हल ये नहीं है कि आप, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको हम एक्सटर्नल शॉक कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता प्राइस जैकअप कर जाती है तो हमारे ऊपर और प्रेशर आ जाएगा, अल्लाह करे नीचे आ जाए। तो जो चीजें कंट्रोल में नहीं होती गरीदा, हमें पॉलिसी शिफ्ट ये चाहिए। मैं तारीफ करता हूं कि इन्होंने आज सोलर पैनल्स के ऊपर सेल्स टैक्स हटा दिया है और आईटी पे हटा दिया है। देखिए, हमें अनाउंसमेंट ये होनी चाहिए थी कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि अब से हम 3 साल में पेट्रोल की गाड़ियां आधी कर देंगे, ठीक है ना जी। जब हमारा इन्हिसार कम होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे। हमारी जो इसमें स्टडीज में देख रहा हूं वो ये है कि 2022-23 में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में रहेगी, और मेरे अंदाजे के मुताबिक हुकूमत के टारगेट से कहीं ज्यादा रहेगी। 2023 के अंदर अगर कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है तो इन्फ्लेशन और ये सूद शरह हाई रहेगी, क्योंकि वो उसको फाइनेंशियल टर्म्स में स्टेट बैंक उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो हमें तैयार ये रहना है कि हम एक हाई इन्फ्लेशन के साल के अंदर है, और उसके अंदर बेल्ट टाइटनिंग हर एक को करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में आपने ट्रैवल किया, कार पूलिंग होती है, टाइम होते हैं, जोन्स होते हैं। मुझे इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अभी नजर नहीं आ रहे। ये बजट से ताल्लुक नहीं है। ये बार-बार आप हारून साहब, ये बार-बार आप कार कूलिंग के हवाले से, और आप ये कह रहे हैं कि जी हमें अनाउंस ये करना चाहिए था कि हम हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ द कार्स बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान पेट्रोल के बजाय दीगर जो ऑल्टरनेट एनर्जी रूट्स हैं उन पे। लेकिन ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल के अलावा किसी और चीज पे कार चलाना ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी सोच है। इसके लिए आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है, सिस्टम अभी उस तरह से रेडी नहीं है। जो चंद एक इलेक्ट्रिक कार्स भी आती हैं, जो चंद एक हाइब्रिड कार्स भी आती हैं, वो उतनी ज्यादा पाकिस्तान में अपनी मार्केट बना नहीं पाई। तो ये अनाउंस कर देना एक साल में, इसीलिए अर्ज कर रहा था कि 1 साल में तो नहीं होगा। मैंने 3 से 5 की बात की थी कि आप कि अगर यूरोप वगैरह 10 साल के अंदर उन्होंने 100% ऑलमोस्ट खत्म कर देनी है, इलेक्ट्रिक पे चले गए, खत्म कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पे हम ऑयल का इन्हिसार घटा सकते हैं। अब हमारे पब्लिक ऑफिसेज जितने हैं वहां पर हम क्यों नहीं एक सबको सोलर पे ले आते। देखिए ना, हमारी बिजली 58% तेल से बनती है। हल जो है इवेंचुअल तेल पे इन्हिसार घटाना है, ना कि हम जो है इसके ऊपर बैरियर्स इंपोर्ट पे लगाए जाए ना। ठीक। अगर हमने ग्रो करना है तो हमें इस सिम्त में जाने की जरूरत है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी पे जो सेल्स टैक्स था उसको कम किया, जीएसटी को, आप उसको अप्रिशिएट? मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं, और वो हाउस होल्ड को इंसेंटिव दे रहे हैं। उससे हमारी ये लोड शेडिंग भी कम होगी और उससे हमारा इन्हिसार भी कम होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 200 मेगावाट तक जो यूज करता है बिजली, किलोवाट तक, उसको हम सस्ता कर्जा भी देंगे अगर वो सोलर लेना चाहते हैं ना। सो दैट्स अ गुड स्टेप एंड वन शुड अप्रिशिएट इट। इसी तरह मैं अप्रिशिएट 2-3 और चीजें करता हूं। जैसे उन्होंने आईटी का एक सेक्टर है, उसके ऊपर टैक्स के अंदर इक्विपमेंट में छूट दी है। जहां तक हैंडआउट्स दे रहे हैं कि हम लैपटॉप बांटेंगे, ये पॉपुलिस्ट मैयर्स हैं। इनको मैं सपोर्ट नहीं करता कि जी स्टूडेंट्स को अगर देना है तो आप बैंकों के थ्रू उनको सस्ते स्टूडेंट लोन दिलवा दें, बट ये जो हैंडआउट्स है इसको नहीं करता। फूड फॉर प्रोग्राम इज ए गुड स्टेप जो होना चाहिए, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है हमारी प्रोफेशनल,
मैं इसके ऊपर और फिक्स्ड इनकम पे बहुत प्रेशर देख रहा हूँ अगले 1 साल में। ठीक है हारून साहब, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड ऑन दिस पॉइंट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक इन दिस बजट की ट्रांसमिशन। वापस आएंगे तो हम चूंकि एनर्जी सेक्टर को, पावर सेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो शकील रामी साहब से इसी हवाले से सवाल करेंगे कि इस बजट में जो है 72 बिलियन रुपीस वो रखे गए हैं फॉर द पावर एंड एनर्जी सेक्टर, लेकिन उसके साथ साथ 570 बिलियन रुपीस की सब्सिडी वो भी कंटिन्यू की जाएगी। तो ये सब्सिडी आएगी कहां से? शकील साहब से और हारून साहब से और कुछ मजीद भी एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। Stay with us in this News One की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। शहबाज हुकूमत का आज पहला बजट आ चुका है। अच्छा है ये बजट, बुरा है, काबिल कबूल है, 50-50 है। अवाम के लिए रिलीफ है, इसमें तकलीफ है, अवाम दोस्त है, अवाम दुश्मन है, किस किस्म का बजट है? ब्रेक पे जाने से पहले आपने 2 एक्सपर्ट ओपिनियन सुनी। हमारे साथ मौजूद थे और मौजूद हैं हारून शरीफ साहब और शकील रामी साहब को भी आप सुन रहे थे, और अभी ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MNA हैं कैसर अहमद शेख साहब। कैसर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं बिकॉज आपने अभी ज्वाइन किया हमें और सेशन के बाद ही, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड वी आर ऑल्सो ज्वाइन बाय ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सॉरी सर, मैंने अभी आपको स्क्रीन पर देखा है, मुझे बताया नहीं गया था कि आपने भी ज्वाइन कर लिया, बट थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। और आपसे हम पूछेंगे रिगार्डिंग डिफेंस बजट। सो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, बट कैसर शेख साहब, आप अपने वजीर खजाना से तो खुश नहीं रहते मिफ्ता इस्माइल साहब से, लेकिन उनके बजट से खुश हैं आप? देखिए, पहली तो गलतफहमी ये दूर होनी चाहिए, मेरा वजीर खजाना से खुश रहने वाली बात की नहीं है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारी नहीं, पर्सनली नहीं, आप उनकी पॉलिसी से खुश नहीं रहते। मैं पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कौमी असम्बली से वजीर खजाना को आना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी वजीर खजाना आए हैं वो बाहर से आए हैं, वो कभी वो समझ ही नहीं सकते, वो रियलिटीज को समझ ही नहीं सकते। जो आइन बनाया जिन्होंने, उनका मकसद क्या था कि सिर्फ कौमी असम्बली के लोग बजट बनाएं, उसमें सेनेट के भी शमूलियत नहीं है। तो आप क्यों जितने 35 साल से पाकिस्तान में सिर्फ 1 साल 6 महीने असद उमर साहब और 6 महीने ये नवीद कमर, अहमद अजहर भी 2-3 महीने, तो ये 1.25 साल 1.5 साल 35 साल में असम्बली के लोग वजीर खजाना बने। बाकी या वर्ल्ड बैंक से आते हैं या IMF से आते हैं या अपने आप से सो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं। बात यह कि हमारे मेंबरों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी तजावीज़ देनी है। वो जब तक कोई मेंबर उनके अंदर का नहीं होगा तो वो फील भी नहीं करेंगे। बहस तो होती है ना, बहस कोई हमारी तो इनपुट नहीं होता। बहस तो हर कोई हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, बस खत्म। उसको कोई मानता, बहस तो मुराद ये होता है ना कि हम कोई बात करें, वो जवाब दे कि ठीक है गलत है, कोई डिस्कशन हो। लेकिन आपकी एक पूरी फेडरल कैबिनेट है जो कि आपके पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल होती है, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इलेक्टेड हैं, तो आप समझते हैं कि इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म तो इलेक्टेड है, वज़ीर खजाना क्यों इलेक्टेड नहीं है? आखिर क्या वजह है कि हमेशा IMF ही दे? हम फंसे हुए हैं IMF में, वो तो अपने कर्जों में इंटरेस्टेड है कि ज़्यादा। ये भी मिफ्ता इस्माइल साहब भी IMF से आए हैं, कोई IMF में उन्होंने जॉब किया हुआ है। मुझे ये बताइए कि क्या वजह है कि कोई आज तक इलेक्टेड बंदा बन ही नहीं सकता? आज से 35 साल पहले आप कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल भी IMF का बंदा है? बाकायदा जॉब किया उन्होंने, वो खुद पूछ ले उनसे। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन IMF का बंदा कहना ये एक बहुत बड़ा बंदे के IMF के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। जो भी बंदा, चाहे यहाँ पे हमारे गवर्नर स्टेट बैंक थे, हम उनकी क्यों मुखालफत करते? उनकी सिंपैथीज भी उनके साथ हैं। भाई मुझे ये बताइए, अब इलेक्टेड 2 बार वो इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन दोनों बार वो लूज किए उन्होंने। लास्ट इलेक्शन 15,000 वोटों से ले, वो मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। लेकिन आज अगर बजट की बात कर लें, ये बात मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। उनके चचा हबीब अहमद साहब 35 साल पहले मेरे साथ थे, उनके सगा चचा, जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था, वो मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। उसके बाद उनके बड़े भाई साहब को भी मैंने जो अपने हमारी मैनेजिंग कमेटी है उसका टिकट दिया। तो बहरहाल वो एक अलग पॉइंट है। मैं सिर्फ मेरा पॉइंट समझते हैं इकोनॉमिकली इतने कॉम्पिटेंट नहीं है मिफ्ता इस्माइल? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बात सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ कि मैं असम्बली का बंदा, असम्बली का इलेक्टेड आदमी को ही होना चाहिए, वो ही मुल्क के मफाद में है। तो आज का बजट कैसा लगा आपको अपनी गवर्नमेंट? आज का बजट अच्छा बजट है। अच्छा बजट है, क्योंकि आज के बजट IMF का बजट तो नहीं है ये? नहीं, देखिए IMF की तो हम कंडीशनैलिटी मान ही रहे हैं। उसके अलावा तो इन हालात में कोई और चारा नहीं है। अगर IMF का भी है तो उसके अलावा और अब कोई चारा नहीं है। हम इतने फंस चुके हैं
कि अगर इस वक्त अगर हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे तो हमें कोई और भी ना मुल्क देगा ना कोई और इदारा देगा। वो तो हम मजबूर हैं इस वक्त, कोई भी वजीर ख़जाना आए तो ये जो हम कहते रहे हैं कि ज़्यादातर आम आदमी पे इसका बर्डन ना पड़े, तो इस वक्त अच्छा हुआ है तनख्वाहदार तबके को मसलन 50,000 की सैलरी पहले टैक्स के बगैर थी, अब 1 लाख कर दिया है। फिर जो अमीर आदमी पे मैं जोर देता हूँ, हालांकि मैं खुद वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ बिजनेस कम्युनिटी का ना, और हमारे खिलाफ है, लेकिन मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि आप टैक्स लगाएंगे ना, अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो आम आदमी पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा। इसमें भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स कम नहीं किए गए। लास्ट बजट में भी तकरीबन 37% डायरेक्ट थे और 63% टोटल टैक्स का इनडायरेक्ट था। ये परसेंटेज इस बार भी कायम है वो भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो टैक्स लगा है ना, जैसे लैंड ओनर्स के लिए या प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए जो टैक्स लगा है वो अच्छा टैक्स है, वो अमीर आदमी देगा, जरूर लगना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। फिर ये जो टैक्स लगा है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम कर रही हैं, उन पे 2% टैक्स लगा है, वो अच्छा टैक्स है। अब टैक्स तो हमें जरूरत है, इस वक्त हम रेवेन्यू चाहिए हमें। उसके बाद बैंकों पे जो टैक्स लगा है 37% से 42% हुआ है, ये अच्छा हुआ है। 5% एडिशन बैंकों पे किया है तो अच्छा है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ। लेकिन इवन तो आपके आने से पहले हारून शरीफ साहब एंड शकील रहमान साहब एग्री नहीं कर रहे थे कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं इससे ज्यादा जनरेट किए जा सकते हैं। एनीवे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई हैं उससे कास्ट बहुत बढ़ जाएगी। जो रॉ मटेरियल्स के आइटम्स पे कई आइटम से इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई, बहुत ह्यूज। उसकी डिटेल्स आपके पास इस तकरीर में तो नहीं है, सेपरेट उन्होंने किए। वो उसकी वजह से बहुत सी आइटम जो है महंगे हो जाएंगे, रॉ मटेरियल ही महंगे हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। तो वो जो ड्यूटी लगी है मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं डायरेक्ट टैक्स जो लगाया है उसके फेवर में हूँ। मसलन जो मैंने आपसे कहा कि इनकम पे लगाया है टैक्स, वो ठीक है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगाया ना, ताकि रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने के बाद कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी? बहुत से मैं भी एग्जैक्ट सारी डिटेल नहीं देख सका, बहुत से उन्होंने बताई नहीं है। तो ये तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए फिर नेगेटिव है। ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगी है, क्योंकि हमारे पास और कोई गुंजाइश, इन्होंने गुंजाइश निकाली है। मैंने तो कहा ना कि इस वक्त भी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स वही परसेंटेज है जो पिछले साल की थी, एग्जैक्ट वही परसेंटेज है। डायरेक्ट टोटल टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, और हमें चाहिए था कि हम डायरेक्ट टैक्स की परसेंटेज को बढ़ाते ताकि आम आदमी पे उसका बोझ नहीं पड़ता। ठीक ठीक ठीक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कमिंग टू यू, डिफेंस का बजट, डिफेंस के बजट के लिए इस दफा 1523 अरब रुपए रखे गए हैं, जो आई थिंक के लास्ट फिस्कल ईयर के बजट से ज्यादा हैं। बट इसके अलावा फौज कह रही है कि जी हमने अपने कुछ अखराजात जो हैं वो कम कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स, उसमें अखराजात कम कर दिए हैं। POL के लिए अपनी तरबियत की जरूरियात कम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरियात कम कर रहे हैं, और जो साजो सामान खरीदना है डिफेंस का, उसका जो फॉरेन एग्रीमेंट्स हैं उसको हमने मकामी करेंसी में, लोकल पेमेंट में है तब्दील कर दिया। तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बचत के लिए, कौमी बचत के लिए ये चीजें? बात यह है कि ये पिछले 2 साल और ये 3rd ईयर है कि बजट ऑलमोस्ट ना इंक्रीज होने के बराबर है। और आर्मी डिड नॉट पुश इट आल्सो, सीइंग दैट जितना इकोनॉमिक क्रंच हुआ है, बावजूद इसके कि डिफेंस बजट टोटल बजट का 16% है, और तनकीद बड़ी होती है कि डिफेंस बजट सब कुछ खा जाता है। 40% हो जाता है, हाफ खा जाते हैं। तो अब आप देख लें कि इट इज टोटल 16%, और ये 3rd ईयर है कि ऑलमोस्ट इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। और इंडिया ने 10% इंक्रीज भी किया है। उनका इस वक्त डिफेंस बजट जो है ना वो $75 बिलियन है। हमारा इट कम्स टू आई थिंक अराउंड $7.5 बिलियन। सी द डिफरेंस। वी अंडरस्टैंड देयर आर बिग आर्मी एंड देयर के एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, बट भी हमने बड़े 3 सर इंडिया के बजट का साइज भी तो हमसे ज्यादा होता है ना, हमसे कई गुना ज्यादा उनके बजट का हजम होता है। डेफिनेटली आई डू एग्री, आई अंडरस्टैंड। जितना हमारा आई थिंक पूरा बजट है उनका, उससे ज्यादा उनका डिफेंस बजट है। तो अब इसमें बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि हफ्ते में एक ड्राई डे होगा, फ्राइडे को नो ट्रांसपोर्ट विल बी यूज्ड एक्सेप्ट इमरजेंसी। ड्राई डे, जितनी ट्रेनिंग है। ड्राई डे क्या होता है? ड्राई डे यही होता है कि नो ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ पेट्रोल, अच्छा, फ्यूल, नोबडी विल यूज। ओके,
अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। ओके, लाइफ पर जितनी एक्साइजेज हैं कंटोनमेंट के नजदीक होंगी, फिर उसमें कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन सारी कॉन्फ्रेंसेज जो हो जाती हैं, विजिट करने होते हैं, वो भी आप ऑनलाइन और वर्चुअल कर लेंगे, ठीक, इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक। उसके बाद फिर हमारे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने 5 साल में $925 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान को अरबियर को दिया है। जो टैक्स रिटर्न किए हैं वो आप उसको देखें, वो बहुत फर्क हो जाता है। कोरोना में जो पैसा मिला था $6 बिलियन पाकिस्तान आर्मी ने रिटर्न किया है, दे सेव्ड इट। उसके बाद जो हमारी डिफरेंट इसमें और चीजें आ जाती हैं जिसमें आपका 25 मिलिट्री इक्विपमेंट जो परचेज कर रहे थे उसमें भी $3 बिलियन में वापस किया है। तो ये 3 बिलियन बात यह है कि जितना कुछ फौज कर सकती है, नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्सरसाइजेज, ऑपरेशनल तैयारी, ट्रेनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बट विद इन द गिवन रिसोर्सेज, एंड दैट इज व्हाट इज अ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें आपको और अपनी पे एंड पेंशन तो जो चलती है वो तो चल ही रही है, बट ये कहना चाहिए कि इंडिया हमारे मुकाबले में कहाँ जा रहा है। उनकी कन्वेंशनल फोर्सेस, उनका डिफेंस बजट फॉर द लास्ट 3 हर साल वो 8% 9% बढ़ाते जाते हैं। मीन आज 3 साल में 30% बढ़ गया है और वी आर स्टैंडिंग ऑन सेम प्लेस। बट देन हमने उस पर ये कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी मॉडर्नाइजेशन, ये हमारी उनसे बहुत बेहतर है। इस पे हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आई थिंक ये हमारी आर्मी को एडवांटेज है, एंड दैट इज व्हाट वी प्रूव्ड ऑन 27 फरवरी 2019 में इंडिया को कि दिस इज व्हाट इज आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ट्रेनिंग एफिशिएंसी। जब हमने उनका जहाज भी गिराए, 2 गिराए, एक उनका पायलट पकड़ लिया, वापस कर दिया। तो आई थिंक दिस वी इट नीड्स क्रेडिट फॉर आवर ऑल द चीफ 3 सर्विस चीफ्स। ओके, ओके, ठीक है। अब इसमें 2 सवालात यहाँ पे डिफेंस पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर। मेरा ये कहना है, देखिए, Then I have to go to हारून साहब एंड शकील साहब, बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। बड़ी अच्छी तरह ब्रिगेडियर साहब हारिस साहब को जानता हूँ। आज से 5 साल पहले जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी ना, तो हमारा डिफेंस बजट $10 बिलियन था। आज उसको घटा के $7.5 बिलियन रुपए में, तो अपनी जगह पे अगर आप रुपए को देखें और इंडिया से हमारा जो बहुत ज्यादा फर्क गैप बढ़ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये भी IMF की कंडीशनैलिटी है कि उन्होंने जो हमने ये बिल्कुल IMF की कंट्री, क्योंकि आप 5 साल पहले आपका $10 बिलियन था, आज आपने उसको $7.5 बिलियन कर दिया। रूपी में बात, आपका रुपया बहुत डिवैल्यू हो गया ना, तो उसकी तो वो चीजें वो आप उतने इक्विपमेंट और खरीद ही नहीं सकते। तो लाजमी तौर पे ये बजट जो है मेरे ख्याल में ये कम बजट है। आप इसके हक में हैं या इसके हक में नहीं है? आप कहते हैं कि डिफेंस बजट ज्यादा होना चाहिए? मैं कहता हूँ कम से कम उतना तो रखें जो 4-5 साल पहले था, आप उसको घटाते ना रखें। हारिस साहब इससे एग्री कर रहे हैं? यस, बिकॉज कम से कम $10 बिलियन तो होना चाहिए जो आज से 4-5 साल पहले था। आप इमेजिन करें कॉस्ट ऑफ वेपन, इक्विपमेंट, हर चीज जो है उस पर कितना फर्क पड़ गया। दैट वी मस्ट रियलाइज, बट स्टिल आर्मी doing whatever possible given resources। ठीक है, शकील साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? शकील साहब अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक के बाद कह लें ताकि आपके जवाब इंटरप्ट ना हो। एंड हारून साहब आपसे भी मुझे कमेंट लेना है। डिफेंस बजट विज़ हमेशा तनकीद की जाती है कि जी बहुत ज्यादा ये बजट दिया जा रहा है और जितना पैसा यहाँ लगाया जा रहा है उसके बजाय अगर पब्लिक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, कैसर अहमद शेख साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब एंड शकील रामे साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन करते थे डिफेंस बजट की, और यहाँ ब्रेक के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी हीटेड, बड़ी इंटरेस्टिंग डिफेंस बजट के हवाले से यहाँ पर इस्लामाबाद स्टूडियोज में डिस्कशन हो रही थी। आई एम श्योर कि ब्रिगेडियर हारिस एंड हारून साहब उसको सुन रहे थे, बट ऑन द रिकॉर्ड कमेंट लेते हैं शकील रामे साहब से। देखिए, एक जो सीधी बात है, जो कम्बैट बजट है ना, उस पर हमें किसी सूरत भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो भी हालात हैं। क्योंकि जारी बात, आप ऐसे खिते में रहते हैं जिसके आपके एक तरफ आपका दुश्मन बैठा है और दूसरी तरफ जो आपके है उसका क्यास क्रिएट हुआ हुआ अफगानिस्तान में, वो जरा डेंजरस है। जो क्यास जो कि US वगैरह और उसके इत्तेहादी वहां छोड़ के गए हैं, वो जरा डेंजरस है। मगर जो नॉन कम्बैट बजट है उस पर हम देख सकते हैं। मतलब इस दफा आज जो मैं अभी रिपोर्ट की बात कर रहा था, लास्ट ईयर में जो कि फौजी फाउंडेशन दूसरों को टैक्स में छूट दी गई है, अगर तो वो न्यूज ठीक है तो देखे, अगर वो बिजनेस एंटिटीज हैं उन पे बजट, उन पे टैक्स होना चाहिए। जितना केक बढ़ेगा ना, साइज बढ़ेगा, उतना सबका फायदा। आप कह रहे हैं कि फौजी फाउंडेशन को लास्ट ईयर टैक्स में छूट दी, ये रिपोर्ट पढ़ी, अगर इट इज ट्रू, अगर ये हारिस ब्रिगेडियर साहब बता सकते हैं, क्योंकि मेरा शहबाज राणा ने शायद आज स्टोरी की हुई है कि जिसमें ये हुआ था। दूसरी बात ये है,
हमें अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है दे हैव द ह्यूज मार्केट इनोवेटिव वे। मैं हारून साहब बता सकते हैं जब विजन 2030 था सऊदी अरेबिया का, उसमें अभी जो उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसकी आर्म्स की वो है या एम्यूनिशन की वो 2% है। वो 2030 तक इसको 50% तक जाना चाहते थे। वो चाहते थे हम किसी लिंकेजेस करें, तो पाकिस्तान उसमें एक बड़ा प्लेयर हो सकता है क्योंकि हमारे साथ उनके ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग तल्लुकात है सिक्योरिटी में। अभी देख रहील शरीफ साहब उधर मौजूद हैं, फिर उनके साथ जो भी होता है तो हम उनसे कहते हैं जी हमारे आपकी जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी को हमें हर कीमत पे हम आपके साथ खड़े हैं और इसको सपोर्ट करेंगे। इन दिस सिचुएशन हम उधर से भी कमा सकते हैं अगर हम अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को उधर लेके जाएं, क्योंकि देखिए हमारे पास डिफेंस प्रोडक्शन में काफी कुछ है। अभी जो लास्ट ईयर था मेरे ख्याल अराउंड $1 बिलियन की एक्सपोर्ट भी हुई है। इसकी जो एमुनिशन वगैरह और जो कागज में होता है इसका ये सिप्ली की रिपोर्ट थी। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी इनोवेटिव वे से। सिर्फ ये मैं ये बात ही कर रहा हूँ जिसको हमें मद्देनजर रखना है। हम इस वक्त जिस आप एग्री करते हैं कि डिफेंस बजट कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? देखिए नॉन कम्बैट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, और सॉरी कम्बैट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, नॉन कम्बैट को मजीद कम होना चाहिए। आप समझते हैं नॉन कम्बैट है उसको आप रैशनलाइज करें, उसको यानी कि जो गैर जरूरी चीजें उसको एलिमिनेट कर दें। लेकिन देखिए जिस तरह पर्क्स जिस तरह अभी हारून साहब पर्क्स की बात कर रहे थे सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो इस तरह पर्क्स की जो बात है ना उसको आप रैशनलाइज करें। अब देखें फौज जो होती है वो लोग अगर देखेंगे ना खुदा ना खासा हमारे इतने दुश्मन है जो फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है ना, आपका दुश्मन लोगों के सेंटीमेंट से खेलता है। वो एक तरफ दिखाएंगे जी इसके पास ये है, ये आपका सारा कुछ खा गए। आप लाख में वजाहतें देते रहे नहीं ये जरूरत चाहिए या ये चाहिए, आपको रैशनलाइज करना है ताकि आपका अवाम आपके साथ हमेशा खड़ी हो। ठीक, आपका जवाब मुकम्मल हो चुका। हारून शरीफ साहब आप क्या कहते हैं? और टेक ऑन इट, डिफेंस बजट ठीक है, जस्टिफाइड है, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? जी मैं तो एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी कमेंट करूंगा। देखिए हम जब हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की जीडीपी इतनी बड़ी है कि उनका जो बजट है वो 2.5% बनता है उनकी जीडीपी का, जबकि हमारा 16 बनता है। तो हमारा असल चैलेंज तो ये है कि हमें मईशत को बढ़ाना है ताकि हम इन बजट्स को प्रॉपर तरीके से फंड कर सकें। बाकी चीजें जहां तक जिक्र हुआ है, अगर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, डीएचए है या ये जो फौजी फाउंडेशन है, इनका भी कॉर्पोरेट टैक्स जो है बाकी की जो कंपेरेटर इंडस्ट्री है उससे बराबर होना चाहिए। ये तो 2-3 चीजें मार्केट की डेवलपमेंट की, लेकिन मैं जो असल बात करना चाह रहा हूं, देखिए हुकूमत को इंक्लूडिंग आवर डिफेंस सर्विसेज, ये जो अभी शकील ने बात की है, देखिए हम तकरीबन ये जो डिफेंस प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन अगर हमने उसकी एक्सपोर्ट करनी है और उस मार्केट में खित्ते में जाना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हम सब कुछ एक कंपाउंड में बना के बेच दें। जो बाकी ममालिक जिन्होंने किया है वो इवन अमेरिका में 70 से 80% वेपन प्राइवेट सेक्टर बनाता है। सो हमें इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम कैसे इसको एक मार्केट को खोल सकते हैं जिसका मुल्क को भी फायदा हो और जिसका हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भी फायदा हो और हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़े। क्लोजिंग में मेरा एक कमेंट जनरल है, डिफेंस पे नहीं। देखिए इस वक्त जो चैलेंज ये है, कभी आम आदमी मेरे से ये सवाल करता है कि जी हमारी माशी तरक्की तो 6% है तो हम अपने बिल क्यों नहीं पे कर पा रहे। ठीक है ना जी। सो हमें इस चीज को सोचने की जरूरत है कि मईशत का ढांचा और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में डिस्टोर्शन बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारी जरूरियात क्या है? हमारी जरूरियात डॉलर्स हैं, एक्सपोर्ट चाहिए। हमारी जरूरियात नौकरी क्रिएट करना है, हमें उस तरह की इंडस्ट्री वैल्यू एडेड चाहिए। हमारी जरूरियात ट्रेडिंग नहीं है, तो मैं सपोर्ट करता हूं कि जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं अगर उनको टैक्स किया जा रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन हमें बिफ्ता ने आज ये भी कहा है कि वो खवातीन वर्क फोर्स के लिए कुछ फोकस कर रहे हैं, लोन्स और चीजें। वो अच्छी चीज है क्योंकि खवातीन की पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बहुत कम है। लेकिन जो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें अपनी जो ढांचा है मईशत का जब तक नहीं बदलेंगे, हम ये ट्रांच टू ट्रांच 30 साल से जी रहे हैं। अभी भी जो बजट हुआ है वो हमने सितंबर तक टाइम बाय किया है। देयर कुड बी अनदर मिनी बजट आफ्टर सितंबर। दैट इज नॉट हाउ कि आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इकोनॉमी को। तो हमें ढांचे में तब्दीली करने की जरूरत है, अब जो सर्विसेज को नीचे लाने की जरूरत है और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को ऊपर लाने, उसके लिए ट्रेड ऑफ्स हैं और वो सियासतदान के लिए इस वक्त कोलेशन में करना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, इसमें 96.2% कंजम्पशन है।
जो कि हम ट्रेड करके पूरी कर रहे हैं, जिसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट ईयर आप ये नीचे आ जाएगी और जनरेशन आपको उसमें रिलेटिवली कम, आपकी प्रोडक्शन है ही नहीं। आप इसको देखें ना, आप उसको इम्पोर्ट करके फुलफिल कर रहे हैं। तो ये जो अभी जो हरून साहब भी कह रहे थे, फंडामेंटल जो चीजें हैं ना, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर बाकी जितनी बात कॉस्मेटिक करते रहे आप सर्वाइव। सी पैक के थ्रू आप अपने एग्रीकल्चर को रिवाइव कर सकते हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ टैग करें। आईएमएफ ने भी कह दिया कि आप अपना सी पैक के जो एनर्जी के आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखें, जितना आप डिपेंडेंट होंगे, एग्जामिन करें उसको। जितनी आपकी डिपेंडेंसी उस पर बढ़ती जाएगी आईएमएफ पे, वो आपको इस तरह डिक्टेट करते उस तरह क्रंच करते रहेंगे। ठीक है, हारिस नवाज साहब, टेकिंग द डिबेट टू यू वंस अगेन, डिफेंस बजट के हवाले से आप एग्री करते हैं जो शकील रामी साहब कह रहे हैं, खासतौर पे फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वगैरह वगैरह जो कि फौज की आगे से ब्रांचेज हैं, उनके टैक्स कैपेसिटीज के हवाले से क्वेश्चन रेज हो रहे हैं? देखें, इसमें हर साल जो हमारे जितने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, फौजी फाउंडेशन है, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक तो मस्ट अंडरस्टैंड वाई हैं। देखें, ये ज्यादातर हमारे रिटायर्ड जो ऑफिसर्स, जेसीओज, ऑल रैंक्स, शोहदा की फैमिली, उनके हॉस्पिटल, उनकी री एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट के बाद ये सारे वो काम करते हैं। एक कर्नल जो है वो 45 ईयर्स पे रिटायर हो जाता है, मेजर 43 ईयर्स पे रिटायर होता है, ब्रिगेडियर 51 ईयर्स पे रिटायर हो जाता है। सी उनकी क्या लायबिलिटीज होती है, उनकी ये बाद में रिटायरमेंट की रिहेबिलिटेशन होती है। हर साल अगर मैं 5 साल की एवरेज लगाऊं तो $200 बिलियन पर ईयर ये हमने टैक्स दिया है इन ऑर्गेनाइजेशन ने एफबीआर पर। इससे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लॉट इन द नेशनल इकोनॉमी के अंदर वो कर रहे हैं। सेकंड, इस तरह ये देखने की बात है कि और हमें जो चीजें करने की ना, हम उसमें नहीं करते हैं। एफबीआर में कोई आप बताएं कोई इंप्रूवमेंट नजर आई? कस्टम में और उसके बाद इनकम टैक्स में 2000 अरब रुपया से 3000 अरब रुपया एक साल में ये हमारा यहाँ पर वेस्ट होता है, चोरी होता है। ठीक। और हमें पता है कि कस्टम के ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स किस कंडीशन कैसे रह रहे हैं, ठीक। क्या जब जाते हैं तो ये चीज, और कंटेनर्स के जो कुछ होता है, ये इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये डूएबल है। ब्रिगेडियर हारिस, आई विल टेक अ ब्रेक क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इस घंटे की ट्रांसमिशन का टाइम खत्म हो रहा है। वी हैव टू गो बैक टू न्यूज डिपार्टमेंट फॉर द न्यूज बुलेटिन न्यूज। उसके बाद हम 8 o'clock के बाद दोबारा आएंगे। सो इफ यू आर फ्री प्लीज डू जॉइन अस। बट थैंक यू वेरी मच हारून शरीफ साहब, शकील रामी साहब, कैसर अहमद शेख साहब एंड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। न्यूज 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन जारी है। फिलहाल न्यूज हेडलाइंस का वक्त हुआ, सो ओवर टू कराची स्टूडियो फॉर द न्यूज हेडलाइंस एंड देन विल कम बैक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। मैं हूं खरीदा फारूकी। वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे और हमारे पास कुछ एनालिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स, मुस्लिम लीग नून से भी एक कैसर अहमद शेख साहब मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब बजट ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मजीद एक्सपर्ट ओपिनियन जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शहबाज हुकूमत का पहला बजट कैसा है, इसमें अवाम के लिए क्या कुछ रिलीफ है और कहाँ कुछ तकलीफ है, और अगले एक साल में पाकिस्तान को इकोनॉमिक आउटलुक है, पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है, वो इस बजट के बाद कहां पर खड़ी होती भी नजर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ काफी अरसा इन्होंने काम भी किया है मईशत के हवाले से। मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात हैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो आज वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया है, मिफ्ता इस्माइल का आई थिंक ये उससे पहले भी वे बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन शहबाज गवर्नमेंट का ये पहला बजट है और वो भी ऐसी सूरत हाल में आया है, ऐसे हालात में कि जब आईएमएफ के प्लान की तरफ जाना है, आईएमएफ से कर्ज लेना है। तो ये बजट आपको आज का किस तरह से लगा है? ये आईएमएफ के लिए बजट है या आवाम के लिए है? देखिए, ये एक बहुत अहम बजट है, इसलिए कि ये बजट जो है, अगर इसके ढांचा जो है वो मुनासिब समझा जाता है आईएमएफ से, तो हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। 7वां रिव्यू कंप्लीट होगा, पैसे आएंगे, हालात को समझेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो हदफ रखे गए हैं, टारगेट्स रखे गए हैं और जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस बजट में, क्या वो मुनासिब हैं, क्या वो हम हासिल कर पाएंगे? ये बहुत अहम सवाल। सबसे पहले जो बहुत ही हैरत अंगेज चीज है और तारीख में शायद पहली दफा हो
कि बजट का खसारा जो 5,000 अरब था इस साल खत्म होने तक, उसे माशाल्लाह 3,500 अरब पे लाया गया है। 1500 अरब की कमी ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक। तो ये जैसे कहते हैं ना, कागजी नंबर्स हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ कमी करें, मगर इस हद तक कमी आज तक हमने कभी देखी नहीं है। और अगर हो जाती है तो ये हमारे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक जबरदस्त कारनामा होगा। ठीक। इसमें कौन से हदाफ ऐसे हैं जिससे हमें कुछ परेशानी है कि शायद हासिल करने में दिक्कत हो? ठीक। सबसे पहले जो रेवेन्यूज हैं उसमें आपको हैरत होगी कि एक साल में 1500 अरब इजाफे का प्रोग्राम दिया गया है जी। और उसमें इतना इजाफा है कि ये 20% इजाफा। अच्छा, ये इजाफा अगले साल इसलिए मुश्किल है कि हमारे तकरीबन 55% रेवेन्यू जो हैं वो दरामदात से आते हैं और अगले साल हमें तो दरामदात को कम करना है, इसलिए कि हमारा तिजारती खसारा अगर इसी लेवल पे रहा तो हम तो दिवालिया के और करीब चले जाएंगे। तो हमें तो कंट्रोल करना है, तो गुंजाइश नहीं है, आपके टैक्स बेस में इतना इजाफा नहीं होगा। तो लिहाजा ये 20% इजाफा बताना जरा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और शायद IMF के प्रेशर की वजह से दिखाया गया है। और जो टैक्सेशन प्रपोजल्स आने वाले हैं, हमारा अंदाजा यह है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि 1500 अरब आप उठा लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक। तीसरी बात मैं जो करना चाहूंगा वो ये है कि सब्सिडीज में नुमाया तौर पर कमी लाने का प्रोग्राम दिया गया है। ये उस वक्त जब कीमतों के बढ़ने की बेतहाशा लोग बेपनाह हो बहुत परेशान हैं, ये कोई वक्त नहीं था कि आप सब्सिडीज को कम करें, और वो भी 500-600 अरब। ठीक। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बजट जो है एक पेपर पे है बजट, इसका हासिल होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी नई हुकूमत को। हम तो दुआ करते हैं कि सारा जो है 1500 अरब कम हो जाए, बट ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ और यकीनन ये बहुत बड़ा परफॉर्मेंस होगा अगर ये अगले साल हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर हफीज पाशा, ये जो चीजें आपने आउटलाइन की हैं, बताएं कि इन सब चीजों, इन मुश्किलात में से निकलने के लिए फिर हल क्या है? फौरी तौर पे वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं जो कि शहबाज गवर्नमेंट को लेनी चाहिए? क्योंकि खबरें अब ये भी हैं कि बजट तो आ चुका है, अब इसके बाद पेट्रोल, डीजल की, बिजली की, गैस की कीमतें शायद दोबारा बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि IMF से हमने पैसे लेने हैं। इसके अलावा हमेशा बात की जाती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, कि जब तक आप रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगे तब तक आप जितने मर्जी बजट बना लें, जितने मर्जी पेपर पे कार्रवाइयां कर लें, वो उसका इकोनॉमी को उतना फायदा नहीं होगा। तो इस बजट में, शहबाज गवर्नमेंट के पहले बजट में, आपको कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नजर आती हैं? और अगर नहीं नजर आती, आपको कमी नजर आती है, तो कौन कौन से सेक्टर्स, कहां पर ऐसे स्कोप मौजूद हैं कि जहां पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से? ये बहुत अहम सवाल है आपका, और हमने कोशिश की है बजट में देखने के लिए कि किस तरह के बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं। एक तो जो मुनासिब रिफॉर्म्स करने का प्रोग्राम है वो ये कि जो हमारा टैक्सेशन का निजाम है उसमें एक तरह से अदम मसावात की बहुत जरूरत थी। अब आप ये सोचिए कि हमारे मुल्क के सबसे अमीर जमींदार पाकिस्तान को इनकम टैक्स में 2 अरब देते हैं, 2 अरब, और हमारा जो सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी का निजाम है वो चीनी और घी पर 200 अरब उठाता है। ये कौन सा निजाम है? ठीक। मुल्क के सबसे अमीर तबका 2 अरब देता है इनकम टैक्स में और हमें मजबूरन 200 अरब उठाना पड़ता है चीनी और घी पर। तो इसमें तब्दीली मुझे इस तरह थोड़ी सी नजर आई है, मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई कमी नहीं है।
दूसरी तरफ जो अहम बात है कि इकोनॉमी की जो बात होती है करंट एक्सपेंडिचर में, यस इक़दाम लिए जा रहे हैं कहते हैं, मगर ये छोटे छोटे इम्कानात हैं कि पेट्रोल में 40% कमी, अलाउंस वगैरह। बड़े इक़दाम लेने हैं और वो कौन से हैं? 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट को छोटा होना चाहिए था, उसके बरक्स फेडरल गवर्नमेंट फैल गई है। 40 डिविजन्स, ये तो बहुत हद से ज्यादा बड़ा निजाम है, इसे तकरीबन आधा करना है और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रोविंशियल हुकूमतों को जाना चाहिए। ये 18वीं तरमीम का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म। तीसरी तरफ माशाल्लाह हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं 850 अरब बजट पर बोझ डालते हैं, बेशुमार लॉस। रेलवे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। इस पर एक बड़ा वाजे एम्बिशियस प्रोग्राम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब से कि वो ले आएंगे, मगर वो इतना वाजे नहीं हुआ है बजट की तस्वीर में। तो लिहाजा कुछ इक़दाम लिए जा रहे हैं। हमारी उम्मीद ये थी कि माशाल्लाह हमारे वजीर आजम जो चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात करते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े रिफॉर्म होने चाहिए, हमें अभी तक उस लेवल के, उस सख्ती के, उस कमिटमेंट के रिफॉर्म्स अभी तक नजर तो नहीं आए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और इजाफा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, मुल्क के साबिक वजीर खजाना और मशहूर मारूफ माहिर मुआशियात, हमसे आज बात कर रहे थे कि शहबाज गवर्नमेंट का पहला बजट किस तरह से रहा है, वो उसको किस तरह देखते हैं, उसमें अच्छी चीजें क्या हैं और कहां पर कमियां थी जो कि करनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, लेकिन बजट में नहीं हुई। न्यूज़ 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इसके बाद ब्रेक के बाद बजट ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेगी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है खुर्रम शहजाद साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ, और उसके बाद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सनतकार हैं, माहिर मईशत हैं, और डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना और इमरान खान दौरे हुकूमत में एडवाइजर ऑन फाइनेंशियल अफेयर्स भी रहे हैं और मुल्क के मारूफ जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट भी है। बस स्टार्टिंग विद यू खुर्रम शहजाद साहब, ये जो आज शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का पहला बजट आया है, किस तरह देखते हैं आप? ये IMF के लिए बजट है या अवाम के लिए बजट है? अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या 50-50 है, काबिल कबूल है ये बजट? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए गरीदा, बजट जो है वो स्टेबलाइजेशन का इसमें एक अंसर है और इसमें कोशिश ये की गई है कि एक बैलेंस रखा जाए जिसमें सैलरीड क्लास को जो है इंसेंटिव दिया गया है, कंपनीज पे टैक्स लगाया गया है और साथ में जो है जो सिक्योरिटी नेट्स हैं उनको बढ़ाया गया है। बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि एक इसमें डिस्कनेक्ट ये है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है और इन्फ्लेशन की वजह से आपके पास जो टैक्स कलेक्शन होती है वो इतनी आसान नहीं होती क्योंकि कंप्रेशन हो जाती है इकोनॉमी में, डिमांड में डिक्लाइन आता है और जब डिमांड में डिक्लाइन आता है तो नेचुरली ग्रोथ नहीं होती। और एक और चीज ये है इसमें कि इंपोर्ट्स गिरने की भी इसमें बताया गया है कि 5% इंपोर्ट्स गिरेंगी। अगर इंपोर्ट्स गिरती हैं और एक्सपोर्ट्स वही रहती हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट तो नीचे आ जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि हमारे टैक्स का 50% हिस्सा गरीदा इंपोर्ट से आता है। जब इंपोर्ट गिर जाएंगी तो हमारा टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? जब टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो डेफिसिट बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा तो हम डेट की तरफ जाएंगे, जब डेट की तरफ जाएंगे तो नेचुरली हम फिर उसी मॉडल की तरफ जा रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जो सैलरी क्लास है इनके लिए एटलीस्ट जो खतरा था, जो फियर था कि जी जो है वो सैलरी पे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ा। लेकिन टैक्स हमेशा याद रखिएगा कैपिटल को, डेवलपमेंट को रोकता है और इसमें ये चीज है कि इसमें कंपनीज जो 300 मिलियन 30 करोड़ से ज्यादा का जो इनकम कमा रहे हैं वो कंपनियां, उनको 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। फिर बैंक्स पे विंडफॉल गेन लगाया, टैक्स लगाया है। रियल एस्टेट को इस पे वेल्थ टैक्स जो है मुझे लगता है लगाया गया है रियल एस्टेट पे खासतौर पे, और लगाना चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट एक लीस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है और टैक्स भी बहुत कम है वहां पे। तो क्यों ना वहां से वेल्थ जो है
या तो टैक्स के थ्रू लाई जाए, डॉक्यूमेंट की जाए, या फिर जो इन पर टैक्स इतना लगाया जाए ताकि ये जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी ये कम हो, पैसा लीस्ट प्रोडक्टिव में कम जाए और इस तरफ इकोनॉमी में ज्यादा है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ हो। खुर्रम साहब, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से 2-3 सवालात मजीद जनरेट होते हैं। वो सवालात मैं आपसे कर लूं, उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं कि डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर वेलकम टू बजट ट्रांसमिशन। हम बात कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब से। तो खुर्रम साहब, कमिंग बैक टू यू, ये जो आप एक विशियस साइकिल बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इंपोर्ट्स आपकी रिड्यूस हो जाएंगे, फिर आप टैक्सेस कहां से जनरेट करेंगे, तो ये जो टैक्स कलेक्शन का 7,000 से अबव बिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया है, क्या ये फिर अचीवेबल है, क्या ये फिजिबल है, इसका आप क्या समझते हैं आप? जी देखें, ये अचीवेबल सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर आपकी ग्रोथ जो है वो 5% तक आए, लेकिन ग्रोथ 5% तक नहीं आ सकती। और देखिए, हमें कोई बहुत ज्यादा इस पे जान नहीं मारनी कि 5% ग्रोथ लानी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हमें स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, कंटिन्यूटी की जरूरत है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। इस वक्त पाकिस्तान पे रिस्क बहुत बड़ा हुआ है सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। तो हमें ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ लाना चाहते हैं तो फिर गरीदा वही बात होगी कि हम इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ होगी नेचुरली, और इंपोर्ट हम कम करना चाह रहे हैं। तो टैक्सेस जो है ना वो इतने आराम से शायद ना अचीव हो। लेकिन फिर मैं एक बात याद कराता चलूं कि क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, 1 साल है इनके पास, तो नैरेटिव भी तो अपना इनको जो है वो सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए जाएं और एक तरफ जो है वो इकोनॉमी को ले जाया जाए और 2% 1.5% की ग्रोथ है। आपको याद होगा 2019 में यही हुआ था कि जब 2018 में गवर्नमेंट गई थी, 19 में जो गवर्नमेंट आई थी, इंटरेस्ट रेट्स आपके उस वक्त भी 13% पहुंच चुके थे, 13.25%। आज इंटरेस्ट आपके पास 15.5% है और आपके पास सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है गवर्नमेंट को खुद होता है कि अगर आपको 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 250 अरब रुपया एडिशनल जो है वो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। तो देखें, हमें ना खर्चे रोकने की जरूरत है। अगर खर्चे रुकेंगे तो हमें कर्जों की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। इसी वजह से आपके यहाँ जो है ना ये टारगेट बहुत मुश्किल है। ठीक है, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। आप किस तरह देखते हैं बतौर एन इकोनॉमिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल कि आपको ये बजट, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का पहला बजट जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए आया है, सिर्फ 1 साल के लिए, जो आपका फिस्कल यही उसमें स्पेंड हो जाएगा, किस तरह देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बजट फ्रीली इस गवर्नमेंट का नहीं बनाया हुआ है। इसके बड़े सारे कंस्ट्रेन है और जिसमें IMF की कंस्ट्रेन जो है वो ज्यादा अहम है। इस वक्त आपको ये तक बतला दूं कि जो वेजेस बढ़ाई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 15% और 5% जो पेंशन बढ़ाई, उसके लिए भी IMF से कल शाम में अप्रूवल उसकी मिली है। तो इतना फिर ये नहीं था कि हम अपनी मर्जी से ये हदायत। IMF ने जो रेवेन्यू टारगेट दिया है 7,255 अरब रुपए का, वो एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है और वो इसी वजह से भी एम्बिशियस। कैन यू हियर मी? जी जी, आपको सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। तो वो इसलिए भी एम्बिशियस टारगेट है कि आप अपने GDP को कम करने की बात कर रहे हैं, यानी 6% इस साल थी तो आने वाले साल में 5% करना चाहते हैं। इसको कहते हैं टू कूल डाउन इफेक्ट करना है, अपने इकोनॉमी को कंसोलिडेट करना है। तो उस सूरत में आप किस तरह से रेवेन्यू इतना ज्यादा 6.1 ट्रिलियन अभी है और उसको आप 7,255 अरब रुपए के लेके जा रहे हैं। FDR ने तो पहले ही पिछले 3-4 सालों में 27% की ग्रोथ मुसलसल दिखाते रहे, लेकिन उसमें ज्यादातर फैक्टर था कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही थी। हमारी इंपोर्ट 75 अरब डॉलर पे पहुंच गई। जो आपकी कस्टम ड्यूटी आई वो आपकी जो जितनी वर्किंग थी उससे बहुत ज्यादा थी, जो आपने फोरकास्ट नहीं किया था। लेकिन अब आपने जब कूलिंग इफेक्ट कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट कर्टेल कर रहे हैं, आपने रेगुलेटरी ड्यूटियां लगा दी हैं, गाड़ियां बड़ी आपने बंद कर दी हैं, टेलीफोन के ऊपर आपने पाबंदियां लगा दी हैं और इस तरह की चीजें। फर्नेस ऑयल पे आने वाले वक्त में वो ये कहा जा रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी मुकामी दस्तयाब जो फ्यूल है उससे बिजली पैदा करें। तो मुझे एक बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि इन पाबंदियों के बाद जहाँ पे इंपोर्ट भी कम हो रही है, GDP भी स्लो डाउन हो रहा है, नई मुलाजमतें के मौके भी कम होंगे, नई सनतकारी भी कम होगी, आपका टैक्स रेवेन्यू ये जो 7,255 का होना बहुत मुश्किल है। अब मैं जो चीज एक बात समझना चाह रहा हूँ जो इसके बीच की बात है वो ये है कि आप ये क्यों बात करते हैं कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करें, 6% से 5% करें,
आपकी इंपोर्ट भी कम होंगी, करंट अकाउंट खसारा आपका कम होगा और आपकी इकोनॉमी कंसोलिडेट हो जाएगी। अभी जिन चीज से हमें मार पड़ी है, जिसमें हमारा करंट अकाउंट एकदम से बढ़ा है, जिसमें तजारती खसारा 45 अरब डॉलर का हमारा जंप कर गया है, वो फंडलेस ऑयल और जरी अजनास की इंपोर्ट है। तो जरी अजनास की कोई 9 बिलियन डॉलर की, जिसमें 4 बिलियन डॉलर खुर्दनी तेल है, और पेट्रोलियम मसरूआत 19 बिलियन डॉलर की है। इसमें मैं उन चीजों को मैं कहता हूँ आप कम करें, आप सस्ते जराए से बिजली पैदा करें, लेकिन जीडीपी को आप 6 से छोड़ा 6.5 का टारगेट रखें, क्योंकि अगर जीडीपी को आप चेस करेंगे हायर, तो आपकी नई मुलाजमतें पैदा होंगी, तो आपकी नई सनतकारी होगी, तो आपका एक्सपोर्ट अगर आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम आखिरी चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमने इस साल इंपोर्ट लेड ग्रोथ के 6% जीडीपी हासिल करके हम बहुत खुश हुए हैं। हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो चाहिए। हमारा मॉडल इंपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं है गरीदा, हमारा मॉडल एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। तो अब आपने एक्सपोर्ट में गुंजाइश टेक्सटाइल में से ज्यादा नहीं है, आपने ऑलरेडी 17-18 बिलियन पे 20 बिलियन पे आ जाएंगे। टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर की है। आप आईटी सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है जिसमें ना मशीनें इंपोर्ट करनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना गैस चाहिए, ना बॉयलर चाहिए, ना बिजली चाहिए। जो एक नॉर्मल आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उनसे काम होता है। आईटी सेक्टर में जो पोटेंशियल है, जब हमने बोलना शुरू किया तो 1 बिलियन की एक्सपोर्ट थी आईटी सेक्टर की, आज 2.5 बिलियन हो गई है। 5 बिलियन का उन्होंने टारगेट रखा है, लेकिन इंडिया की 150 बिलियन क्यों है? वो उसमें सिर्फ यही है कि उन्होंने आईटी सेक्टर को दिया है। सऊदी अरब की जितनी टोटल एक्सपोर्ट है तेल की, इंडिया की उससे ज्यादा एक्सपोर्ट है आईटी की। अब यही होता है लामे फिक्रिया कि आप नए मॉडल्स, कामयाब मॉडल्स को देख के ठीक है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपसे मैं मजीद सवाल भी करती हूँ, लेकिन सवाल करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप चूंकि स्काइप पे बैठे हुए हैं, तो जब आप ज्यादा राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आप कैमरे में से आउट हो जाते हैं। So we want to hear you, but we also want to see you. The viewers also want to see you. तो जब आप सेंटर में रहेंगे तो लोग आपको देख भी सकेंगे और आपको सुन भी सकेंगे। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगी रिगार्डिंग रेगुलेटरी ड्यूटीज के हवाले से। बट कमिंग टू यू खुर्रम शहजाद साहब, आपने अप्रिशिएट किया कि रियल एस्टेट पर जो है इस इंडस्ट्री पे टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन जितना मैंने बजट देखा है, जो रियल एस्टेट के टैक्सेस सामने आ रहे हैं वो जनरल पब्लिक पे ज्यादा आ रहे हैं बनिस्बत बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो बिजनेस टाइकून्स हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, उन पे टैक्सेस लगने के बजाय या कंपनीज पे टैक्सेस लगने के बजाय यूं लग रहा है कि जो आम इंसान, जो आम पाकिस्तानी खरीदो फरोख्त कर रहा है प्रॉपर्टी का, वो ज्यादा इफेक्ट होगा इससे। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, बात यह है कि रियल एस्टेट पे अभी भी बहुत सारा रूम है टैक्सेस को सही तरीके से लगाने का और रैशनलाइज करने का। हाँ। जब मैं कहता हूं रैशनलाइज करने का तो डेफिनेटली जस्टिफाइड सिस्टम की मैं बात करता हूं। इसमें यह हो सकता है, पहले तो मैं पोटेंशियल बताता हूं आपको कि रियल एस्टेट में पोटेंशियल कितना है। रियल एस्टेट में $3 बिलियन के टैक्स का पोटेंशियल है। $3 बिलियन, मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा। जितना हमारे यहाँ ट्रेड होता है, जितना क्वांटम है रियल एस्टेट का, उसमें $3 बिलियन हमारे यहाँ एक्स्ट्रा टैक्स वसूल किया जा सकता है। और अभी सिर्फ 0.5% ऑफ जीडीपी, 0.5% ऑफ जीडीपी का मतलब ये खरीदा कि हम हार्डली जो है कितना 50 अरब रुपए भी जो इकट्ठा करने में नाकामयाब होते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि होलिस्टिक इनकम अगर आप देखें कि एक शख्स की पाकिस्तान में होलिस्टिक इनकम देखनी चाहिए कि आप किसी भी सोर्स से पैसे कमाएं, चाहे वो ट्रेड से कमाएं, रियल एस्टेट प्लॉट बेच के कमाएं, आप सैलरी से कमा लें, आप कोई और बिजनेस करके कमा लें, आपका टोटल इनकम देखनी चाहिए और उसके ऊपर एक टैक्स लगे। ये आसान कर देगा आपको हर तरह के टैक्सेस से। ऐसा नहीं होगा रियल एस्टेट पे 15% लग रहा है या 10% लग रहा है, 2% लग रहा है, बैंक्स पे 42% हो गया है, या फिर रिटेल सेक्टर को जो है अलग से आप ट्रीट कर रहे हैं। जब भी ऐसा करेंगे ना तो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर की कॉस्ट पे जो है ना वो फ्लरिश करेगा और दूसरा सेक्टर उसकी कॉस्ट पे लूज करेगा। तो मेरे ख्याल में जो रियल एस्टेट पे डिसीजन लिया गया ये इतना आसान नहीं है कि 1% जो है आप टोटल मार्केट वैल्यू का लेके लगाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ये वेल्थ टैक्स की एक फॉर्म है कि आपके पास 10 प्लॉट्स अगर रखे हैं, 5 प्लॉट्स रखे हैं, ऐसा होता है कि लोगों के पास 5-5 प्लॉट्स होते हैं, वो कितने अरसे से पड़े रहते हैं। मेरे ख्याल में ये कंस्ट्रक्शन की तरफ लाने की बात की गई है कि अगर आप प्लॉट लेके रख रहे हैं और उसकी कोई यूज नहीं है और सिर्फ वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो अप्रिशिएट क्यों करें, आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आए वरना टैक्स दें। मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का
एटलीस्ट। और दूसरी बात, विंडफॉल टैक्स लगाया गया बैंक्स पे। कहा जाता है ना कि बैंक सबसे ज्यादा जो है वो कर्जा गवर्नमेंट को दे रहे हैं और वहां से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये बात सही है। तो उस पर टैक्स लग गया है, 3% एक्स्ट्रा टैक्स जो है लगाया गया है। तो देखिए, इस तरह की बैलेंसिंग एक इक्वेशन होती तो फिर सही लगता है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा कि जो डेवलपमेंट होती है गरीदा, वो टैक्स कम करने से होती है, इंसेंटिवाइज करने से होती है, ताकि हर कोई डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बने और वो सिस्टम में आए। ना कि ये कि आप पिनलाइज करके टैक्स लगाएं, इससे हमेशा टैक्स पर भागेगा और आपके जो टैक्स पेयर्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ता रहेगा, लेकिन टैक्स कलेक्शन भी कम होगी, टैक्स पेयर्स भी कम होंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होगी और आपकी इकोनॉमी वहीं की वहीं रहेगी, बल्कि ज्यादा लॉस करेगी बनिस्बत इसके कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपना पोटेंशियल अचीव कर सके। और खुर्रम साहब, जहां पर हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो आज ही अखबारात में खबर भी रिपोर्ट हुई है कि पिछले एक साल के दौरान, पिछले एक माली साल के दौरान सबसे ज्यादा जो टैक्स इवेजन, जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है, वो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दी गई है। और 6,000 अरब का जो टारगेट पिछले साल अचीव किया गया है, अगर वो उसमें इनके साथ भी टैक्सेस हासिल करना लगा दिया जाता तो 7,000 बिलियन पर हम ऑलरेडी स्टैंड कर रहे थे, जो कि 1,000 अरब की एग्जेम्पशन ले जाते हैं ये जो सो कॉल्ड अशराफिया होती है, जो सो कॉल्ड अमीर तबका होता है। तो इसके लिए आपको इस बजट में कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखें, इसमें इस तरह की चीज अभी तक तो नजर नहीं आई, क्योंकि वो अभी डिटेल्स आएंगी, उसमें हम गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां पे टैक्सेस लगे हैं, कौन कौन सी सब्सिडीज जो है विड्रॉ कर ली गई हैं। क्योंकि नॉर्मली ये होता है गरीदा, कोई भी गवर्नमेंट जो है बजट पेश करने आती है तो वो अच्छी अच्छी चीजें ज्यादा बताती है, और जो खासकर नेगेटिव चीजें होती हैं, वो कहते हैं डेविल लाइज इन द डिटेल, तो वो उस वक्त हमें पता चलेगा जब हम इसको डिटेल में देखेंगे। कल तक काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, बट काफी हद तक ये है कि जो है, जहां तक टैक्सेस का ताल्लुक है, टैक्सेस काफी ज्यादा इकट्ठे और किए जा सकते हैं, लेकिन इंसेंटिवाइज करने के थ्रू और कोई तरीका नहीं हो सकता। और 1 ट्रिलियन का जो सब्सिडी है, क्रॉस सब्सिडीज है, एनर्जी, फर्टिलाइजर और बहुत सारे और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, ये सारी अगर आप खत्म कर देंगी तो 1 ट्रिलियन आपका मजीद ऐड हो सकता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, कुछ मजीद आपसे पावर एंड एनर्जी सेक्टर के हवाले से भी डिस्कस करना है, बट हमें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, कमिंग टू यू वंस अगेन विद द टफ पार्ट, विद द टफ क्वेश्चंस। डिफेंस बजट के हवाले से सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ अभी से वहां पर तनकीद स्टार्ट हो गई है कि जी आपने डिफेंस को इतने 1,000 अरब का बजट दे दिया है, तालीम पे आपने सिर्फ 12 अरब रखे हैं, सेहत पे आपने सिर्फ 6 अरब रखे हैं, सेहत को भी आपने डिडक्ट कर लिया है। वही चीज जो हम ट्रांसमिशन में पहले भी डिस्कस कर रहे थे। प्लस एक कंपैरिजन ये भी दिया जा रहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान 100 रुपए खर्च कर रही है तो उस 100 रुपए में से 60 से 65 रुपए वो अपना कर्जा अदा करने पे और डिफेंस पे खर्च कर रही है, तो बाकी जो 15-20 रुपए बच जाते हैं वो खर्च कर रही है फिर बाकी कौम की तरक्की पे। तो हाउ वुड यू आंसर दिस, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? देखें, एक तो हमने उसका डिस्कस किया, इट इज टोटल 16% ऑफ द टोटल बजट जी, ये जो पैसा है 1500, ठीक है। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप अपने डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे इन द प्रिवेलिंग सिक्योरिटी थ्रेट जो आपको हैं, चाहे आपको ईस्ट से इंडिया का है, फिर अफगानिस्तान के हालात खराब है, इंटरनल थ्रेट, और उसके बाद इंडिया नेवर एक्सेप्टेड यू, तो देन फिर यहाँ पर कौन होगा? अगर आपकी अपनी फौज कमजोर होगी, नहीं होगी, तो फिर दुनिया दूसरी फौज होगी। वी मस्ट अंडरस्टैंड। और ये एक गलत परसेप्शन चल रही है कि हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। 16% इंडिया का देखें, अभी उन्होंने 10% इंक्रीज किया और हमारा तकरीबन उससे भी कम हो गया। आपके सामने बता रहे थे वो कैसे सभी के 5 साल पहले जो था हमारा $10 बिलियन होता था डिफेंस बजट, अब ये $7.5 बिलियन रह गया। इट शुड हैव गॉन अप, कम से कम उतना तो रखते जो पहले होता था। डॉलर डबल प्राइस पे से भी ज्यादा चला गया। ये चीजें समझिए कि पाकिस्तान मिलिट्री जो एक है दुनिया में लड़ाका फौज मानी जाती है। आपको इंटरनल सिचुएशन है, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ हालात देख लें, आपके पास उसके बाद इंडिया के हालात देखें, फिर आपकी कितनी ज्यादा आपने 2 डिवीजन और रेज किए हैं सीपा की प्रोटेक्शन के लिए, एंटी टेरर डिवीजन रेज किए हैं। ये कहाँ से आएंगे? और ये ज्यादातर आप अपने सोर्सेज से कर रहे हैं। जो आपके रिटायर्ड पोस्ट रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट, शोहदा की फैमिली, रिटायर्ड फौजी जो 70 साल 80 साल के हो जाते हैं उनके हॉस्पिटल, ये सब आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी हैं ये वो मीट कर रहे हैं। $200 बिलियन हम एक साल में हुकूमत FBR को टैक्स देते हैं, आर्मी की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले 5 साल में $935 बिलियन दिया है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। जहां हमें खुद अपनी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो तो आपके सामने मैंने बता दिया। फौज कितना विद इन गिवन रिसोर्सेज कितने क्रंच कर रही है, एक्साइजेज अपने अपने कंटोनमेंट के नजदीक कर दिए हैं,
वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर दिए हैं, ड्राई डे कर दिया जिसमें ट्रांसपोर्ट एक दिन इस्तेमाल ही नहीं होगी, नो यूजर पेट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने कोरोना में $6 बिलियन वापस किए हैं, डिस्पाइट कितने हमने उस पर रिसर्च कंस्ट्रेंट्स किए हैं। फिर उसके बाद इस तरह की कितनी चीजें जो हम उसको करते जाते हैं, ये देखना चाहिए कि क्या फौज हमें मेंटेन करनी है या नहीं है। इंडिया का थ्रेट रोजाना आप देख लें, क्या वो थ्रेट कर रहे हैं मुसलमानों को, एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान क्या वो कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं, डू वी कॉम्प्रोमाइज और वी डोंट कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक ये सोशल मीडिया पे हमें ये बहुत एक्सप्लेनेशन है, फौज भी एक्सप्लेन कर रही है, प्लस हुकूमत पाकिस्तान को बताना चाहिए कि इसमें क्या किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक दो चीजें देखें, हमारा इकोनॉमिक इंजन एग्रीकल्चर है, कोई वजह नहीं है कि हम एग्रीकल्चर में और नए सीड ना लेकर आए, नए इम्प्लीमेंट्स ना लेकर आए। डीजल की प्राइस आप देख लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो हमने उसको देखना है। फिर एफबीआर की रिफॉर्म देखें, हम ये बल्कि अच्छा खुरम शदाब बैठे हुए, एफबीआर की रिफॉर्म किसने करनी है? एक साल में 2000 से 3000 अरब रुपया एफबीआर में गलत इस्तेमाल होता है। कस्टम, इनकम टैक्स, आपकी जितनी बड़ी इंडस्ट्री देख लें कितना टैक्स देते हैं, रिच से रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑफ कोर्स बड़े अच्छा हमारे फायदा कि इस वक्त हमारे पास बेगसाई बैठे हुए हिम्मत क्यों नहीं, कितनी शेडो वे होती हैं। ये जो हम बात करते हैं जब नॉन शुगर मिल की प्रॉब्लम के लिए इतना मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, बेसिकली इट इज अवियन ऑफ टैक्स। अगर 3 लाख टन बिजली चीनी पैदा की है ऑफिशियल और 10 मिलियन टन आपने अनऑफिशियल की है, ये वो पैसे जो आप ये $14 बिलियन की बात करें, इधर मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ये चीजें अगर हम ठीक कर लें तो हमारे पास कम अज कम भी कैन अश्योर यू हमारे टोटल बजट से ज्यादा ये क्रॉस कर जाएंगे रिकवरी के अंदर। फिर कस्टम में आपकी कितनी चोरी है, कंटेनर में क्या कुछ होता है, वी ऑल नो इट, दैट हैज टू बी स्ट्रीमलाइंड, हाउ इट इज डन, दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हुकूमत वक्त की। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, कमिंग टू यू, रेगुलेटरी ड्यूटी के बारे में खबरें आ रही हैं कि इंडस्ट्री का बहुत सा जो खाम माल है, रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज जो है वो आयद की जा रही हैं, जैसा कि खुरम शहजाद भी कहते हैं कि अब जब डिटेल्स आएंगी तो उसमें पता चलेगा, बट ये खबरें आ रही हैं। तो हाउ डू यू सी दैट? ये तो इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए नेगेटिव नहीं हो जाएगा अगर रॉ मटेरियल आपका उस पर ड्यूटीज लग रही हैं? जब रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने जा रहे थे, हमारे साथ मीटिंग की थी, हाँ। और हमने पिछली रेगुलेटरी ड्यूटी जब लगी थी उसका हवाला दिया था और हमने कहा था एक ब्लंडर आप लोगों से हो गया था कि आपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी थी, हाँ। और उससे जो आपकी रॉ मटेरियल है, जो हम एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं, डाइज है, केमिकल है, पॉलिस्टर फाइबर है, मेन मेड फाइबर है, तो ये सब चीजें महंगी हो गई। इसके माने आपकी एक्सपोर्ट की लागत जो है वो बढ़ गई और वो गैर मुकाबलती हो गई, और आपका जो बायर है वो आप फर्स्ट चॉइस उसकी नहीं रहे। तो हमने उन्हें ये कहा था कि आप आप बिल्कुल रेगुलर ड्यूटी लगाएं पुरस्ताइश अशिया के ऊपर, टेलीफोन्स पे लगाएं, बड़ी गाड़ियों पे लगाएं, स्ट्रॉबेरी पे लगाएं, कैंडीज पे लगाएं, आप सब पे जिस पे लग्जरी अशिया लगाएं, लेकिन रॉ मटेरियल में जीरो इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ तो एक्सपोर्ट पिटेगी आपकी। अब मुझे नहीं पता कि आज इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी में खाम माल के ऊपर, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, अगर ड्यूटी लगाई है तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, मिस्टेक है। मेरे पर डिटेल आएंगी तो हम बताएंगे। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के MNA कैसर शेख मौजूद थे, जो कि सेशन से ही उठ के आ रहे थे, बजट सेशन से। तो वो बता रहे थे कि हमने जब देखा है पूरा बजट डॉक्यूमेंट तो उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी मुझे नजर आई है जो कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पे है, तो वो भी उसकी शदीद मुखालिफत कर रहे थे अपनी ही पार्टी के बजट के हवाले से, जो बिल्कुल गलत है। फरीदा, रेगुलेटरी ड्यूटी तो आप अपने खुदकुशी कर रहे हैं। आप अपने वो रॉ मटेरियल जो मुल्क में नहीं पैदा होता, वो बाहर से मंगा के फिर वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वही रॉ मटेरियल के ऊपर आप 30%, 25%, 35% हुकूमत को ज्यादा दे रहे हैं, और वो ज्यादा हुकूमत को रेवेन्यू तो मिल जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट्स आपकी पिट जाएंगी। एक्सपोर्ट जो है वो बारे में नहीं आएंगी। तो हम तफसील से उसको देखेंगे, हम इसको बिल्कुल अपोज करेंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी, और वो तमाम एसोसिएशन एंड ट्रेड बॉडी जिनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि ये रॉ मटेरियल के ऊपर तो ये खुदकुशी है, सुसाइडल। और मैं बिल्कुल दूसरा ये है कि खुरम शहजाद साहब से बात हो रही थी कि वो वेल्थ टैक्स की तरफ एक जुमला उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि हम आस्ते आस्ते वेल्थ टैक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं टोटली अगेंस्ट हूँ वेल्थ टैक्स का।
हमें कैपिटल फॉर्मेशन, हमें वेल्थ फॉर्मेशन इस मुल्क में फरोग करना देना है। आपको पता है वेल्थ टैक्स था हमारे पास, शौकत अजीज के वक्त में ये रियलाइज हुआ कि दुनिया ने इसको खत्म कर दिया है तो पाकिस्तान से खत्म हुआ। वेल्थ टैक्स के वक्त में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इक्विटी, वो डायरेक्टर लोन करके कंपनी में दिखा देते हैं 40 करोड़ 50 करोड़, इक्विटी नहीं दिखाते क्योंकि फिर वो वेल्थ में और रिटर्न्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक। तो हमें इतनी ज्यादा भी तजर्बे ना करें जो आजमाए हुए हैं। ठीक। हमने वेल्थ टैक्स को डिस्कार्ड करा है, दुनिया में डिस्कार्ड हुआ। ठीक। हमने पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स को खत्म करा। आपके इनकम टैक्स जो है वो एक बोनीफाइड, एक जायज आपका टैक्स है जो लगता है और हम देते हैं, लेकिन अब वो वेल्थ के ऊपर भी अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो इससे कैपिटल फॉर्मेशन की हौसला शिकनी होगी। लिहाजा मैं इसको टोटली अपोज करता हूँ। हम शहजाद इसको सपोर्ट करेंगे कि ये एक फेल मॉडल है और ये कैपिटल फॉर्मेशन के अगेंस्ट है और ये इसी वजह से पाकिस्तान में ये खत्म किया गया था। ठीक ठीक है। यहाँ पर बजट ट्रांसमिशन में आई हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक, लेकिन कुछ मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर ये सूरत हाल है, बजट की ये डिटेल सामने आ रही हैं, तो फिर ट्रेड डेफिसिट पे काबू पाता हुआ और करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू पाता हुआ तो नजर नहीं आता। तो इस बहुत बड़े सर्कुलर डेट फिर ज़ाहिर है इससे सर्कुलर डेट पड़ेगा, तो इन बड़े बड़े चैलेंजेस से फिर अगले एक फॉर द सिंगुलर फिस्कल ईयर गवर्नमेंट कैसे निपटेगी, प्लस बिजली, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो बजट में डिटेल्स हैं उसके हवाले से कुछ मजीद सवालात करेंगे। मेरे साथ मौजूद रहेंगे खुर्रम शहजाद साहब, मिर्जा इख्तियार बेग साहब एंड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक टू द न्यूज़ वन की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। मेरे साथ इस घंटे में मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब एंड खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, कमिंग टू यू, ये जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक तरफ इसमें 72 बिलियन की जो है वो रखी गई है रकम इस बजट में, लेकिन इसके साथ साथ 570 बिलियन की सब्सिडी भी आप दे रहे हैं। ये सब चीजें आप कहाँ से पूरी करेंगे, फिर गवर्नमेंट कहाँ से पूरी करेगी? देखिए, गवर्नमेंट का एक और जो है इसमें मुझे लगता है एक टफ कॉल है, वो ये एक और चीज, इन एडिशन टू व्हाट यू हैव सेड, 700 बिलियन रुपीस का जो पेट्रोलियम लेवी है वहां से बेसिकली जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल के ऊपर ना सिर्फ जो है ये 16 रुपये 26 रुपये जो रह गए हैं पेट्रोल और डीजल पे, ये बढ़ाए जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि आपके पास जो एडिशनल पेट्रोलियम लेवी है भी लगाई जाए, तो इस महंगाई में तो बहुत ज्यादा होना है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है यानी कि आप देख रहे हैं खुर्रम साहब के अब बजट के बाद कम से कम 15 या 20 रुपए पेट्रोल का बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और जो टैक्स है उसका तकरीबन 22% हिस्सा जो है वो यहाँ से आता है। तो जब वॉल्यूम नीचे जाएंगे आपके पास टैक्सेस भी नीचे जाएंगे और वो नहीं अचीव कर पाएंगे, नंबर वन। सेकेंडली, आपके पास अगर आप ये देखें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इस साल का, मैं अगले साल की बात नहीं कर रहा, फिस्कल डेफिसिट जो इस साल का है 8.6% पे गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट कर रही है कि अभी जून जो एंड होगा इस पे 8.6% फिस्कल डेफिसिट आएगा। ये देखिए कि 9 महीने का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.3 समथिंग % पे है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और पेट्रोल के ऊपर कीमत बढ़ जाएगी, तभी तो 700 अरब रुपए जो है वो अचीव होगा, वरना 700 अरब अचीव नहीं होगा तो 7 ट्रिलियन कैसे अचीव होगा। 700 अरब रुपए आप देखें, पेट्रोलियम लेवी पिछले साल इस साल में इतनी नहीं बढ़ाई गई, सब्सिडी ज्यादा दी गई है और उसमें तकरीबन खुर्रम साहब आपका स्काइप कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और बिल्कुल भी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही और आपको देख भी ठीक नहीं पा रहे। खुर्रम साहब को दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं ये सवाल दोबारा उनसे पुटअप कर लूं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपको इस बजट में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए कोई इंसेंटिव्स नजर आते हैं? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपको लगता है इसके बाद कम हो जाएगी या मजीद बढ़ जाएगी? देखिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगी, उसमें एक तो रुपए की जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसने हमें मार दिया है। जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता है कि यहाँ ये लैंडेड कॉस्ट कितने में पड़ेगी। 205 रुपए से पड़ेगा, 206 रुपए में पड़ेगा, 203 रुपए में पड़ेगा। तो
कॉस्ट तो डेफिनेटली उसकी बढ़नी है, लेकिन जो चीज अच्छी उन्होंने अनाउंस करी है, उन्होंने कहा कि 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास बिजली, गैस और पानी की जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दस्तयाब होगा। उसकी डिटेल नहीं बतलाई, लेकिन जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब कराची में या इवन लाहौर में इंडस्ट्री का एक्सपेंशन तकरीबन बंद हो गया है। साइट में अगर आप 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए फी एकड़ जमीन है, कोरंगी में 30-35 करोड़ फी एकड़ है, अगर 4-5 करोड़ ले तो बिलियन से ज्यादा तो आपका वही हो गया। तो ये खुशाइन बात है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इन्होंने ऐलान किया 3 का, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो ड्यूटियां लगाई हैं ये जो आपके रॉ मटेरियल के ऊपर, वो मैं समझता हूँ बड़ा डिटरमेंटल साबित होंगी और उसको फौरन ही रोकना होगा। ये नहीं है कि गुड्स आ जाए, उनको क्लियर करा के रेगुलेटरी ड्यूटी पे करके फिर हम ट्राई करें। तो आपके चैनल से मेरी स्ट्रॉन्ग सिफारिश होगी कि अगर रॉ मटेरियल्स के ऊपर रेगुलर ड्यूटी 1% भी लगी जा रही है तो उसको विड्रॉ करें, क्योंकि ये हमारी एक्सपोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बुरी तरह से मुतासर करेगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को आपके सजेशन जो है, आपकी अपील जो है ये पहुंच जाएगी। खुर्रम साहब, आपका स्काइप कनेक्शन बेहतर हो गया है, सो पहले आवाज नहीं ठीक आ रही थी, बट आई वांटेड कि जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आवाम तक पहुंच सके। सो आप देख रहे हैं यू आर फोर्सिंग कि इस बजट के बाद पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में मजीद इजाफा किया जाएगा। जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी खुर्रम साहब, आपसे पूछ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि 700 अरब रुपया जो है पेट्रोलियम लेवी में ये कहा जा रहा है कि रखा गया है। 700 अरब रुपया, 700 अरब का मतलब ये है कि अभी तो ऑलरेडी हम सब्सिडी दे रहे हैं, अभी भी 16 रुपए और तकरीबन 26 रुपए लगभग है डीजल पेट्रोल पे मिला के। तो अगर इसका मतलब ये कि 700 अरब रुपया अगर आपको अचीव करना है तो आपको ना सिर्फ ये 16 और 26 पास ऑन करना पड़ेगा, बल्कि 30 रुपया मजीद पास ऑन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, 300 रुपए तक पहुंच सकती हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। बहुत टफ कॉल है ये। एक और प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर भी हमने 600 अरब रुपया जो है वो प्रोजेक्ट किया था और 140 अरब हार्डली जो है अचीव किया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई। याद रखिएगा, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं उसमें आप एडिशनल टैक्सेस लगाते हैं तो वो और ज्यादा बलूनिंग इंपैक्ट आता है। नीचे प्राइसेस जा रही हो तो फिर आप टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो गैप आपको कवर करता है और आपको टैक्स भी मिलता है और आप इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं लगा सकते। तो 700 अरब का एक तो टारगेट बहुत ज्यादा टफ है, वो नहीं होगा। और एक और प्रॉब्लम भी है गरीदा, अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो जब भी प्राइस किसी चीज की बढ़ती है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो लोग थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, पूल इन करते हैं और पेट्रोल की जो कंजम्पशन है, खपत है, वो कम होती है। जब कम होती है तो नेचुरली आपका टैक्स इतना अचीव नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि एनर्जी सब्सिडीज का एक प्रॉब्लम है, वो 700 अरब तकरीबन रखी गई है, तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा, मैं आपको एक और पॉइंट ऐड कर रहा था सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट जो है वो 2.5 ट्रिलियन का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन का जो है वो गैस का है। तो अभी जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो टैक्स और खर्चों में जो फर्क है, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जून तक जो आना है वो 8.6% ऑफ जीडीपी आना है, जिसका टोटल जो है अभी तक जो आ चुका है वो 4% आ चुका है, जो कि 8.6% तक जाएगा। जिसका मतलब ये है कि लास्ट क्वार्टर जो है इसके अंदर 2.9 ट्रिलियन का जो है आउटले होना है, यानी कि कंजम्पशन होनी है या पैसे देने। तो हो सकता है कि 2013 में जैसे इस गवर्नमेंट ने किया था कि एक मरतबा में 450 से 480 अरब की एक मरतबा पेमेंट कर दी थी सारी बिजली की कंपनियों को, तो हो सकता है इसमें भी ये की जाए ताकि सर्कुलर डेट एक मरतबा क्लियर हो और बिजली का जो इशू चल रहा है इस वक्त लोड शेडिंग का, वो कम हो जाए। ठीक है, वन लास्ट कमेंट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे मैं चाहूंगी, ये खबर आ रही है कि अस्करी सामान की खरीदारी के लिए कई मुआहदे जो हैं उनको मकामी करेंसी में तब्दील कर दिया गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट्स पे? देखें, इसमें फर्क ये पड़ेगा कि यू डोंट नीड डॉलर्स। आप फॉरेन चाइना से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान करेंसी बात कर रहे हैं। हाँ। अगर पीछे रशिया से बात हो रही थी, यूक्रेन से बात, उनसे भी यही बात हो रही थी कि मैक्सिमम जो हमने परचेजिंग करनी, खास तौर पर अपने रीजन के अंदर, वो लोकल करेंसी इस्तेमाल कीजिए। लॉट ऑफ इफेक्ट और इससे हमें बहुत ही फर्क पड़ेगा और ये प्रायोरिटी भी है। इसके साथ एक तो गरीदा बात देखें, जब आप बात कर रहे हैं कि अगर 300 रुपए 270 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, दैट मीन इन्फ्लेशन विल गो वेरी हाई, इट विल गो वेरी हाई। तो फिर आपकी 11% इन्फ्लेशन कैसे रहेगी अगले साल?
इट विल गो 25-30% पे चली जाएगी एंड सी द इफेक्ट इसके साथ ओवरऑल क्या क्या इफेक्ट होगा वो वी कैन ठीक है सॉरी टू कट यू इन आई थिंक टाइम खत्म हो चुका है बजट ट्रांसमिशन का थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब एंड खुर्रम शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी इंसाइटफुल ओपिनियंस एंड द एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑफ ऑल ऑफ यू बजट ट्रांसमिशन 7 to 9 मैंने आपके साथ कंडक्ट की थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग और नाउ ओवर टू कराची स्टूडियो फॉर द न्यूज बुलेटिन 9 o'clock का न्यूज बुलेटिन होगा थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अल्लाह हाफिज जी वेलकम बैक टू द न्यूज 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन मेरे साथ इस घंटे में मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब एंड खुर्रम शहजाद साहब खुर्रम साहब कमिंग टू यू ये जो पावर एंड एनर्जी सेक्टर के हवाले से हम देख रहे हैं कि एक तरफ इसमें 72 बिलियन की जो है वो रखी गई है रकम इस बजट में लेकिन इसके साथ साथ 570 बिलियन की सब्सिडी भी आप दे रहे हैं ये सब चीजें आप कहां से पूरी करेंगे फिर गवर्नमेंट कहां से पूरी करेगी देखिए गवर्नमेंट का एक और जो है इसमें मुझे लगता है एक टफ कॉल है वो ये एक और चीज इन एडिशन टू व्हाट यू हैव सेड 700 बिलियन रुपीस का जो पेट्रोलियम लेवी है वहां से बेसिकली जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है इसका मतलब ये है कि पेट्रोल के ऊपर ना सिर्फ जो है ये 16 रुपये 26 रुपये जो रह गए हैं पेट्रोल और डीजल पे ये बढ़ाए जाएंगे बल्कि हो सकता है कि आपके पास जो एडिशनल पेट्रोलियम लेवी है भी लगाई जाए तो इस महंगाई में तो बहुत ज्यादा होना है दूसरा एक प्रॉब्लम ये है यानी कि आप देख रहे हैं खुर्रम साहब के अब बजट के बाद कम से कम 15 या 20 रुपए पेट्रोल का बढ़ाया जाएगा पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और जो टैक्स है उसका तकरीबन 22% हिस्सा जो है वो यहाँ से आता है तो जब वॉल्यूम नीचे जाएंगे आपके पास टैक्सेस भी नीचे जाएंगे और वो नहीं अचीव कर पाएंगे नंबर 1 सेकेंडली आपके पास अगर आप ये देखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिस्कल डेफिसिट है इस साल का मैं अगले साल की बात नहीं कर रहा फिस्कल डेफिसिट जो इस साल का है 8.6% पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि अभी जून जो एंड होगा इस पे 8.6% फिस्कल डेफिसिट आएगा ये देखिए कि 9 महीने का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.3 समथिंग % पे है जी जी बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल बिल्कुल बढ़ाया जाएगा और पेट्रोल के ऊपर कीमत बढ़ जाएगी तभी तो 700 अरब रुपए जो है वो अचीव होगा वरना 700 अरब अचीव नहीं होगा तो 7 ट्रिलियन कैसे अचीव होगा 700 अरब रुपए आप देखें पेट्रोलियम लेवी पिछले साल इस साल में इतनी नहीं बढ़ाई गई सब्सिडी ज्यादा दी गई है और उसमें तकरीबन खुर्रम साहब आपका स्काइप कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और बिल्कुल भी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही और आपको देख भी ठीक नहीं पा रहे खुर्रम साहब को दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं ये सवाल दोबारा उनसे पुटअप कर लूं मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपको इस बजट में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बिजनेसमैन के लिए कोई इंसेंटिव्स नजर आते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपको लगता है इसके बाद कम हो जाएगी या मजीद बढ़ जाएगी देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ेगी उसमें 1 रुपए की जो आपकी डेप्रिसिएशन है उसने हमें मार दिया है जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ ये लैंडेड कॉस्ट कितने में पड़ेगी 205 रुपए से पड़ेगा 206 रुपए में पड़ेगा 203 रुपए में पड़ेगा तो कॉस्ट तो डेफिनेटली उसकी बढ़नी है लेकिन जो चीज अच्छी उन्होंने अनाउंस करी है उन्होंने कहा कि 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्लास बिजली गैस और पानी की जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होगा उसकी डिटेल नहीं बतलाई लेकिन जमीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब कराची में या इवन लाहौर में इंडस्ट्री का एक्सपेंशन तकरीबन बंद हो गया है साइड में अगर आप 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए फी एकड़ जमीन है कोरंगी में 30-35 करोड़ फी एकड़ है अगर 4-5 करोड़ ले तो बिलियन से ज्यादा तो आपका वही हो गया तो ये खुशाइन बात है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इन्होंने ऐलान किया 3 का लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जो ड्यूटियां लगाई हैं ये जो आपके रॉ मटेरियल के ऊपर वो मैं समझता हूँ बड़ा डिटरमेंटल साबित होंगी और उसको फौरन ही रोकना होगा ये नहीं है कि गुड्स आ जाए उनको क्लियर करा के रेगुलेटरी ड्यूटी पे करके फिर हम ट्राई करें तो आपके चैनल से मेरी स्ट्रॉन्ग सिफारिश होगी कि अगर रॉ मटेरियल्स के ऊपर रेगुलर
ड्यूटी 1% भी लगी जा रही है तो उसको विड्रॉ करें, क्योंकि ये हमारी एक्सपोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बुरी तरह से मुतासर करेगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को आपके सजेशन जो है, आपकी अपील जो है ये पहुंच जाएगी। खुर्रम साहब, आपका स्काइप कनेक्शन बेहतर हो गया है, सो पहले आवाज नहीं ठीक आ रही थी, बट आई वांटेड कि जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आवाम तक पहुंच सके। सो आप देख रहे हैं यू आर फोर्सिंग कि इस बजट के बाद पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में मजीद इजाफा किया जाएगा। जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी खुर्रम साहब, आपसे पूछ रही हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि 700 अरब रुपया जो है पेट्रोलियम लेवी में ये कहा जा रहा है कि रखा गया है। 700 अरब रुपया, 700 अरब का मतलब ये है कि अभी तो ऑलरेडी हम सब्सिडी दे रहे हैं, अभी भी 16 रुपए और तकरीबन 26 रुपए लगभग है डीजल पेट्रोल पे मिला के। तो अगर इसका मतलब ये कि 700 अरब रुपया अगर आपको अचीव करना है तो आपको ना सिर्फ ये 16 और 26 पास ऑन करना पड़ेगा, बल्कि 30 रुपया मजीद पास ऑन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, 300 रुपए तक पहुंच सकती हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। बहुत टफ कॉल है ये। एक और प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर भी हमने 600 अरब रुपया जो है वो प्रोजेक्ट किया था और 140 अरब हार्डली जो है अचीव किया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई। याद रखिएगा, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं उसमें आप एडिशनल टैक्सेस लगाते हैं तो वो और ज्यादा बलूनिंग इंपैक्ट आता है। नीचे प्राइसेस जा रही हो तो फिर आप टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो गैप आपको कवर करता है और आपको टैक्स भी मिलता है और आप इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं लगा सकते। तो 700 अरब का एक तो टारगेट बहुत ज्यादा टफ है, वो नहीं होगा। और एक और प्रॉब्लम भी है गरीदा, अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो जब भी प्राइस किसी चीज की बढ़ती है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो लोग थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, पूल इन करते हैं और पेट्रोल की जो कंजम्पशन है, खपत है, वो कम होती है। जब कम होती है तो नेचुरली आपका टैक्स इतना अचीव नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि एनर्जी सब्सिडीज का एक प्रॉब्लम है, वो 700 अरब तकरीबन रखी गई है, तो ये एक बड़ा इशू है। दूसरा, मैं आपको एक और पॉइंट ऐड कर रहा था सर्कुलर डेट का। सर्कुलर डेट जो है वो 2.5 ट्रिलियन का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन का जो है वो गैस का है। तो अभी जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो टैक्स और खर्चों में जो फर्क है, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जून तक जो आना है वो 8.6% ऑफ जीडीपी आना है, जिसका टोटल जो है अभी तक जो आ चुका है वो 4% आ चुका है, जो कि 8.6% तक जाएगा। जिसका मतलब ये है कि लास्ट क्वार्टर जो है इसके अंदर 2.9 ट्रिलियन का जो है आउटले होना है, यानी कि कंजम्पशन होनी है या पैसे देने। तो हो सकता है कि 2013 में जैसे इस गवर्नमेंट ने किया था कि एक मरतबा में 450 से 480 अरब की एक मरतबा पेमेंट कर दी थी सारी बिजली की कंपनियों को, तो हो सकता है इसमें भी ये की जाए ताकि सर्कुलर डेट एक मरतबा क्लियर हो और बिजली का जो इश्यू चल रहा है इस वक्त लोड शेडिंग का, वो कम हो जाए। ठीक है, वन लास्ट कमेंट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे मैं चाहूंगी, ये खबर आ रही है कि अस्करी सामान की खरीदारी के लिए कई मुआहदे जो हैं उनको मकामी करेंसी में तब्दील कर दिया गया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट्स पे? देखें, इसमें फर्क ये पड़ेगा कि यू डोंट नीड डॉलर्स। आप फॉरेन चाइना से बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान करेंसी में बात कर रहे हैं। हाँ। अगर पीछे रशिया से बात हो रही थी, यूक्रेन से बात, उनसे भी यही बात हो रही थी कि मैक्सिमम जो हमने परचेजिंग करनी है खासतौर पर अपने रीजन के अंदर, वो लोकल करेंसी इस्तेमाल कीजिए। लॉट ऑफ इफेक्ट और इससे हमें बहुत ही फर्क पड़ेगा और ये प्रायोरिटी भी है। इसके साथ एक तो गरीब बात देखें, जब आप बात कर रहे हैं कि अगर 300 रुपए 270 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, दैट मीन इन्फ्लेशन विल गो वेरी हाई, इट विल गो वेरी हाई। तो फिर आपकी 11% इन्फ्लेशन कैसे रहेगी अगले साल? इट विल गो 25-30% पे चली जाएगी। एंड सी द इफेक्ट इसके साथ ओवरऑल क्या क्या इफेक्ट होगा वो वी कैन वेक्टर। ठीक है, सॉरी टू कट यू इन, आई थिंक टाइम खत्म हो चुका है बजट ट्रांसमिशन का। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब एंड खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी इंसाइटफुल ओपिनियंस एंड द एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑफ ऑल ऑफ यू। बजट ट्रांसमिशन 7 to 9 मैंने आपके साथ कंडक्ट की। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। और नाउ ओवर टू कराची स्टूडियो फॉर द न्यूज बुलेटिन। 9 o'clock का न्यूज बुलेटिन होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।